हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। वापस आयज ऊपर जाने का प्लान बना लिया। और वैसे भी अगर इन लोगों को आराम करना होता तो यह लोग रेहान की सिंगल वेल यट पर आराम करना पसंद करते, क्योंकि वहां के कमरे उस क्रू से ज्यादा अच्छे थे। यट पर इतना मजा आ रहा था कि इन लोगों को बिल्कुल नहीं लगा कि आधी रात को सफर करने से इन्हें कोई भी थकान हो रही है। अगले दिन सुबह 10 बजे यह लोग हिजू पहुंच गए थे। अगले दिन जब यह लोग ताजमहल 5 स्टार होटल पहुंचे तो इन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यह जगह अमन की थी और यहां पर पूरी तरह अमन का राज था। इसलिए बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही कोई डर था। यहां आते ही अमन ने खुश होते हुए कहा, दोस्तों, हम लोगों ने फाइनली ये आइलैंड अपने नाम कर लिया है। क्यों ना आज इस खुशी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अमन की बात सुनकर जुनैद ने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, क्या तुम अभी भी और पैसे खर्च करना चाहते हो? हम लोग पहले ही अपने सारे पैसे खर्च कर चुके हैं। अब हम लोगों को अपना पूरा ध्यान उस आइलैंड को डेवलप करने में लगाना चाहिए। वैसे इन सब लोगों ने अपने खुद के पैसे काम में लिए थे और किसी ने भी बैंक से कोई उधार नहीं लिया था। इसलिए इन लोगों को इंटरेस्ट चुकाने का या लोन चुकाने का कोई भी सिर दर्द नहीं था, वरना इतने पैसों में इन्होंने आइलैंड खरीदा है। इतने पैसों का अगर रोज इंटरेस्ट निकाला जाए तो बिलियन रुपए में आएगा, जिसे चुकाते चुकाते यह लोग शायद काफी ज्यादा परेशान हो जाए। अमन अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए उसने खुश होते हुए कहा, 1-2 दिन मस्ती करने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी सक्सेस के बाद हम लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए? अमन के बाद से रेहान भी सहमत था। उसने हाँ करते हुए कहा कि ठीक है। और वैसे भी यह पहली बार था जो भी चारों मिलकर एक साथ काम कर रहे थे, और इस बार तो इनके साथ शिवांश भी थे। और वैसे भी दोस्ती अपनी जगह थी, पर बिजनेस के मामले में यह लोग बिल्कुल भी एक दूसरे को इतना ज्यादा नहीं जानते थे। हालांकि सिर्फ 4 लोगों का पार्टी करना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता, इसलिए रेहान ने कहा कि कुछ और लोगों को भी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। यजू में इस वक्त रेहान के अलावा उसके बहुत सारे दोस्त और क्लासमेट थे, और अमन और जुनैद भी कुछ खास लोगों को जानते थे जो इस वक्त हिजू में थे। इसलिए वैसे ये इन तीनों ने जल्दी जल्दी कुछ लोगों को इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के कुछ देर बाद ही 20 से 30 लोग जल्दी ही होटल में पहुंच गए। शिवांश हिजू में किसी को नहीं जानते थे, इसलिए किसी को नहीं बुलाया। शिवांश ज्यादा से ज्यादा बस अमन और जुनैद के साथ ही दोस्ती बनाना चाहता था, क्योंकि वह इस आइलैंड के सबसे बड़े बादशाह थे। इसलिए उसे किसी और की जरूरत नहीं थी। रेहान ने वहां पर अपनी ड्रीम एंजल गर्ल ग्रुप को और साथ ही सिया और अवनी को भी बुला लिया था, जिसकी वजह से माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा हो गया था। यहां पर ज्यादातर सब लोग लड़के ही थे, इसलिए माहौल थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। यही सोचकर रेहान ने अपनी खुशी बांटने के लिए उन लड़कियों को वहां बुला लिया। असल में रेहान तो वहां पर सिर्फ को बुलाना चाहता था, पर अगर अकेली कियारा वहां आती तो शायद आसपास के लोगों को शक हो जाता। इसलिए रेहान ने उसके साथ साथ बाकी लड़कियों को भी बुलवा लिया। वही जुनैद और अमन ने, मेरे पास टाइम होगा, क्या तुम हम लोगों को वहां पर एक बार उस आइलैंड को दिखाने ले जा सकते हो? क्या? जिस हिसाब से रिद्धिमा ने कहा था, रेहान ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, हम्मम, क्या तुम्हें उस आइलैंड के बारे में कुछ पता है? क्या रिद्धिमा के शब्दों से रेहान को लगा कि शायद उसे पहले से इस आइलैंड के बारे में कुछ पता है। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए रेहान से कहा, हाँ रेहान, मुझे पता है ये आइलैंड देश के टॉप 10 इकोलॉजिकल नेचुरल आइलैंड में से एक है। असल में दुनिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन भरी गई थी, इस तरह के नेचुरल इकोलॉजिकल आइलैंड धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, और बहुत कम जगह ऐसी बची हुई थी। और फिलहाल यजू में काफी अच्छा क्लाइमेट था, और साथ ही साथ यहां पर अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा था। इसी वजह से बहुत सारे विदेशी लोग यहां आकर रहना पसंद करते हैं। अवनी उन सब के बीच में इकलौती फॉरेनर्स थी, और इसलिए उसे इस तरह के एनवायरनमेंट की कदर बहुत ज्यादा थी। उसने रिद्धिमा की बात सुनकर कहा, यह आइलैंड 10 बड़े नेचुरल इकोसिस्टम आइलैंड में से एक है। अगर हम इस आइलैंड को डेवलप करेंगे तो क्या यह वहां के नेचुरल इकोसिस्टम को बर्बाद नहीं कर देगा? अवनी की बात सुनकर रेहान एकदम से दंग रह गया। असल में उसने तो यह बात सोच ही नहीं थी। अचानक से मन में यह ख्याल आया कि इस तरह से आइलैंड पर इतने बड़े स्केल में डेवलपमेंट करने से कहीं ना कहीं वहां का इकोसिस्टम सच में इफेक्ट होगा। और वैसे भी जिस आइलैंड के लिए इन लोगों ने 90 बिलियन से ज्यादा पैसे दिए हैं,
उसकी कीमत तभी तक है जब तक वहां का नेचुरल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। उन्हें काफी दुख होगा अगर यह लोग इस तरह से इस आइलैंड को खराब कर देंगे, पर यहां बैठे हुए सभी लोग बिजनेसमैन थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन लोगों ने इस जगह को खरीदने के लिए न सिर्फ पैसे दिए थे, बल्कि दुश्मन भी पाल लिए थे। अब अगर यह यहां पर कुछ भी डेवलप नहीं करते हैं तो इनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यही सारी बातें सोचने के बाद रेहान ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाए और फिर कहा, यहां पर बहुत सारी डिजाइनिंग टीम है। यहां पर जरूर ऐसा कोई ना कोई तरीका होगा जिससे ये लोग ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट को बचा सके और उसका ठीक से यूटिलाइजेशन करके आइलैंड को भी डेवलप कर सके। मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। इन चारों ने मिलकर 0.0 बिलियन रुपए इकट्ठा किए थे और उसमें से अभी तक इन लोगों ने बिलियन रुपए खर्च कर दिए थे। अभी भी इन लोगों के पास 9 बिलियन रुपए बाकी थे और इसके अलावा इन सब मिलकर कुछ पैसे पहले भी अलग से रिजर्व रखे थे ताकि आइलैंड खरीदने के बाद उसे डेवलप कर सके। इस तरह अभी भी इनके पास 30 बिलियन रुपए थे जिससे येलो रीटिंग मून आइलैंड को अच्छे से डेवलप कर सकते थे। अभी तक जुनैद काफी देर तक अपने एक दूसरे दोस्त से बात कर रहा था और जैसे ही अवनी और रेहान की बात उसके कानों में पड़ी तो उसने अवनी से कहा, रेहान सही कह रहे हैं। उस आइलैंड पर सबसे ज्यादा कीमती हमारे लिए वहां का एनवायरनमेंट ही है, इसलिए यह जाहिर सी बात है कि हम उसे किसी भी हाल में बर्बाद नहीं करेंगे। इनकी बात सुनकर रेहान अपनी वाइन का गिलास लेकर खड़ा हुआ और उनसे थोड़ी दूरी पर आकर उसने एक फोन कॉल किया। इतना बड़ा आइलैंड खरीदने के बाद अमन के कहने पर बाकी सब लोग भी पार करने लगे और उन लोगों ने अपने साथ कुछ और लोगों को भी बुला लिया। बातों ही बातों में बात आइलैंड के नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करें बिना आइलैंड को डेवलप करने की आई, जिस पर रेहान ने कहा कि बहुत सारी इस तरह की डिजाइनिंग कंपनियां हैं जो सही से बिना इकोसिस्टम को खराब करें उस आइलैंड को डेवलप कर सकती हैं। तभी जुनैद ने भी कहा, मैं भी ऐसी कुछ कंपनियों को जानता हूं जो हमारे देश की काफी अच्छी डिजाइनिंग कंपनियां हैं। ये कंपनियां पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही काम करती हैं। ये कंपनियां सिर्फ डेवलपर्स और डिजाइन ही नहीं होती, बल्कि बहुत परफेक्टली ऑप्टिमाइज करके काम करती हैं। जब जुनैद में बहुत दिन में जाकर सबको बताया, तब जाकर कहीं ना कहीं सभी के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्टरीली रहे थे। तभी रेहान अपने वाइन के गिलास को लेकर उन सब लोगों से थोड़ा सा में आ गया और फिर अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए उसने एक नंबर डायल किया और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ फोन को अपने कान से लगा लिया। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन रिसीव हुआ तो रेहान ने बिना सोचे समझे जल्दी से कहा, अबे तुझे पता है हमने अभी अभी बिलियन रुपए का एक आइलैंड खरीदा है। इतना सुनते ही दूसरी तरफ से नील, जो इस वक्त चाय पी रहा था, उसके मुंह से चाय एकदम बढ़े तरीके से बाहर आ गई और उसके सामने जो फॉरेनर्स बैठा था उसके मुंह पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से वह फॉरेनर्स गुस्सा करता हुआ उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा और नील उसके आगे आगे भाग रहा था। वह फोन पर बस एक ही बात बोले जा रहा था, बे साले, जब भी कुछ बताता है इतना शॉकिंग ही क्यों बताता है? तेरे दिए हुए झटके की वजह से मेरे मुंह में जो चाय थी वह झटके से मेरे सामने बैठे अंग्रेज के ऊपर गिर गई। अब वह साला मुझे मारने के लिए पीछे पीछे भाग रहा है। एक काम कर बधाई, मैं तुझे वापस तेरे पास आकर देता हूं, बस तू मेरे जिंदा रहने की सलामती मांग लेना। अब फोन रख अपनी बात पूरी करके नील आगे आगे भाग जा रहा था और वह रिनस उसके पीछे पीछे एक डंडा लेकर भाग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब रेहान ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक इंटरनल हैप्पीनेस दौड़ गई और उसने धीरे से खुश होते हुए बोला, भगवान बचा लेना मेरे इस खच्चर दोस्त को। और इतना कहकर जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो वह एकदम हैरान रह गया। कियारा उसके जस्ट पीछे खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रेहान कुछ बोलने ही वाला था, तभी कियारा ने उसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया और हंसते हुए धीरे से उसके पास आकर बोली, हो गई? बाद नीर से इतना सुनते ही रेहान के चेहरे पर हैरानी आ गई और उसने सवाल करते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं नीर से बात कर रहा था? यह सुनकर कियारा ने हंसते हुए कहा, एक वही है जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी खूबसूरत और नेचुरल हंसी ला सकता है। इतना सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कियारा को छेड़ते हुए कहा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रहता और तुम्हारे सामने मैं नेचुरल स्माइल नहीं करता? रेहान की बात सुनकर कियारा ने शर्माते हुए कहा, ऐसे सवाल गर्लफ्रेंड्स करती हुई अच्छी लगती है, बॉयफ्रेंड नहीं। और अब मुझे छेड़ना बंद करो और चलो लो अमन, तुम्हारे बारे में काफी देर से पूछ रहा है। इतना सुनकर रेहान ने कहा, और हां, मैं तो भूल ही गया था कि यह लोग कुछ बात कर रहे होंगे। नील को बताने की खुशी में मैं सब भूल जाता हूं।
रेहान ने इतना कहा ही था कि तभी उसने देखा कि अर्थ और अरुण भी एंट्रेंस गेट से सीधे उसके पास आ रहे हैं। उन्हें देखकर रेहान एकदम हैरान रह गया और कियारा से बोला, लगता है मैं इन दोनों को बताना भूल गया। जरूर इन्हें आइलैंड वाली बात कहीं और से पता चली होगी, इसीलिए ये दोनों इतने गुस्से में मेरी तरफ आ रहे हैं। उन दोनों को इतना सीरियस देखकर कियारा को भी लगा था कि शायद यही बात होगी, इसीलिए उसने भी है जाने से रेहान की बात सुनकर सहमति में अपना सिर हिला दिया। रेहान और कियारा जल्दी से वहां से जाने ही वाले थे कि तभी अर्थ और अरुण ने दोनों ने उनका रास्ता रोक लिया और गुस्से वाले एक्सप्रेशन दिखाते हुए बोले, हमें देखते ही आप रास्ता क्यों बदल रहे हैं? खरीदने के बाद ही बता देते थे। अब तो हमारे बिना ही पार्टी कर रहे हो। आप बिल्कुल बदल गए हो भैया। इतना कहकर अर्थ ने दुखी होने वाला चेहरा बना लेना और अरुण भी उदास हो गया। रेहान को समझ नहीं रहा था कि यह बात इतनी जल्दी इन दोनों को पता कैसे चली। उसने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि जरूर इन दोनों ने अभिनव से पूछ लिया होगा। रेहान ने अर्थ और अरुण को गले लगाते हुए बोला, दोनों अपनी नौटंकी बंद करो और चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि मैंने पहले तुम दोनों को नहीं बताया था, क्योंकि यह प्लान बहुत ही अचानक बना था और हमें पता भी नहीं था कि हम यह आइलैंड खरीद पाएंगे भी या नहीं। और यहां आने के बाद हम लोग आगे की प्लानिंग में लग गए, इसीलिए बस मैंने तुम दोनों को नहीं बताया। रेहान की बात सुनकर अर्थ और अरुण दोनों मान गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी जानते थे कि रेहान उन्हें अपने सगे भाइयों की तरह ही प्यार करता है और कभी भी उनसे कुछ छुपाता नहीं है, बस उन बातों से दूर रखता है जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता। यही सोचकर अर्थ ने रेहान से कहा, ठीक है, इस बार हम मान रहे हैं, पर अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ किया तो हम सच में नाराज होकर। अर्थ ने इतना कहा ही था कि रेहान ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, दोबारा मैं तुम दोनों के मुंह से यह बात नहीं सुनना चाहता हूं। तुम्हारे पापा ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया है और उनके जाने के बाद मैंने तुम दोनों को अपना सगा भाई माना है। अगर दोबारा तुम दोनों ने मुझे छोड़ने की बात की तो याद रखना, अभी मैंने तुम लोग दोनों को सिर्फ डायरेक्टर की पोजीशन से हटाया है। बाद में मैं तुम लोगों को स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर रखूंगा। रेहान की यह बात सुनकर अर्थ और अरुण दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जल्दी से रेहान के गले लग गए। उनकी यह हरकत देखकर बगल में खड़ी कियारा को भी हंसी आ गई। उसने रेहान, अरुण और अर्थ से कहा, अगर तुम तीनों भाइयों का मेल मिलाप हो गया हो तो चले। अंदर कियारा की बात सुनकर वे तीनों उसके साथ अंदर चले गए। तभी अमन वहां सबको बता रहा था कि उसके फैमिली फिल्म स्टूडियो में बहुत सारी फेमस लोग हैं जो प्लानिंग और डिजाइन में काफी अच्छे हैं। अमन की बात पर शिवांश ने कहा, मैं भी बहुत सारे विदेशी ग्रीन एनर्जी कंपनी को जानता हूं। फ्यूचर में हम लोग इन कंपनियों की मदद ले सकती हैं। रेहान भी अब तक वहां पहुंच चुका था और वह भी इन सब की बातें सुन रहा था। तभी उसने कहा, हाँ, एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और इस वक्त हमारे आइलैंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हमें इस आइलैंड को डेवलप करना है तो बिना एनर्जी के यह पॉसिबल नहीं होगा। जिस हिसाब से यह चारों मिलकर अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे थे, उससे साफ दिखा जा सकता था कि एक साथ मिलकर और सही तरीके से अपने आइडिया को यूज करके यह लोग आइलैंड को बहुत अच्छे से अलग कर सकते हैं। रेहान ने अगर अकेले इस आइलैंड को खरीदा होता तो शायद उसके लिए इस आइलैंड को डेवलप कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार पैसों से सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए लोगों का साथ भी जरूरी होता है। यह चारों ही सुपर रिच सेकंड जनरेशन से थे और इन चारों का ही परिवार बहुत अच्छा नेटवर्क और कनेक्शन रखता था और शायद इस वजह से इस आइलैंड को जल्दी डेवलप करना इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा। हालांकि डेवलपमेंट से रिलेटेड दिल्ली वर्क रेहान या बाकी लोगों को नहीं करना था। उनके अंड में बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम खुद कर लेंगे। रेहान उस आइलैंड के ऊपर रिसोर्ट और होटल डेवलप करना चाहता था और वैसे भी जितनी जल्दी रेहान अपने सबॉर्डिनेट इमरान को इस एरिया में भेजकर यहां का ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल लेगा, उतनी जल्दी इनके लिए काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी जब से मुंबई में स्टार मून होटल फिर से शुरू हुआ है, तब से इमरान उसे बहुत अच्छे से संभाल रहा है और इमरान को वैसे भी यहां पर हमेशा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेहान भी जानता है कि इतने काबिल एम्प्लॉय को यहां पर छोड़ना कितना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वहां पर डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें हो रही थी। तभी अमन ने कहा, अगर फंड की कमी है तो हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं। यह बात सुनकर रेहान ने तुरंत अपनी गर्दन नामे हिला दी और इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होती है और अगर यह लोग लंबे टाइम तक इंटरेस्ट देते रहेंगे तो उनके बिजनेस पर इसका बहुत असर होगा।
तभी एक दूसरा आइडिया यह भी था इन लोगों के पास कि ये लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करें और उन्हें यहां पर इंडस्ट्री डेवलप करने दें। पर इसमें दिक्कत ये थी कि अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में इन लोगों को प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा इन्हें देना होगा, जिससे रिहान और बाकी सब लोगों का इतना पैसा लगाना कहीं ना कहीं नुकसान की बात होगी। जब इन दोनों ही आइडिया को रिहान ने मना कर दिया तो अमन ने रिहान से पूछा कि क्या उसके पास कोई बेहतर आइडिया है। रिहान अपने मन में सोचने लगा कि वह अपने परिवार से पैसे उधार ले लेगा, इससे उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और वह जानता था कि मित्तल परिवार का वंशज होने की वजह से उसके पास एक हद तक परिवार से पैसे उधार लेने का ऑप्शन है। असल में रिहान अपने परिवार का 50 अरब रुपए तक का फंड बिना किसी दिक्कत के इस्तेमाल कर सकता था। पर रिहान अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था कि उसे परिवार से पैसे उधार लेने की नौबत ही ना आए। रेहान को अगर अपने परिवार से पैसे उधार लेने हैं तो उसके लिए उसे लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़े। सबसे पहले उसे एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी जिसमें उसे यह बताना होगा कि वह पैसे क्यों ले रहा है, और बाद उसे परिवार की सहमति का इंतजार करना होगा। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद रेहान के परिवार की तरफ से एक इंस्पेक्शन टीम इस जगह पर आकर जहां का लाइव वेरिफिकेशन करेगी, और ये सारी चीजें इतनी आसानी से बहुत कम टाइम में नहीं हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इन सब का प्रोसीजर भी बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। एक बार अगर रेहान को परिवार से पैसे मिल जाएंगे तो उसके बाद उसे हर 3 महीने में परिवार की कमेटी को रिपोर्ट करना होगा और उसमें बताना होगा कि वह पैसे किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही साथ एक ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि कहीं रेहान कंगाल तो नहीं हो गया है। इसीलिए रेहान अपनी सारी कोशिशें परिवार से पैसे ना लेना पड़े इसी के लिए करेगा, क्योंकि वह यह सब कुछ नहीं झेलना चाहता है। इतना बड़ा प्रोसीजर बताने के बाद उन चारों को अब लग रहा था कि उनके पहले वाले आइडिया ही ज्यादा ठीक रहेंगे। जब तक इन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे तब तक ये लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को डेवलप करने का आइडिया साइड में रख दे तो ही अच्छा होगा। वैसे तो ये सब लोग इस लो के मालिक हैं, इसीलिए अगर कुछ देरी से भी यहाँ का डेवलपमेंट शुरू होता है तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही किसी को उंगली उठाने का हक मिलेगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद इन लोगों के पास अच्छा फंड आ जाए और यह उसका इस्तेमाल करके आइलैंड का डेवलपमेंट का काम शुरू कर दे। हालांकि रेहान के पास जितनी भी संपत्तियां थी वे सब काफी बड़ी इंडस्ट्री थी और वहां से आने वाली इनकम भी अच्छी थी, पर फिर भी वह इनकम इतनी नहीं थी कि बहुत थोड़े से टाइम में इन लोगों को बिलियन में रुपए मिल जाए या इतना फंड इकट्ठा हो जाए। रेहान ने जो अपने परिवार से पैसे उधार लेने का सोच तो उसे उसका प्रोसीजर भी याद आ गया जो बहुत ज्यादा सिर दर्द था, और रेहान बिल्कुल नहीं चाहता था कि यह सिर दर्द और पहरेदारी उसे झेलनी पड़े। इसलिए उसे पहले के 2 आइडिया ही ठीक लग रहे थे। रेहान के साथ साथ इस वक्त बाकी 3 बॉस भी यही सोच रहे थे कि उनके पास भी इतनी जल्दी इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा जुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इतनी देर से लिक्विड फंड के बारे में सोच कर अमन परेशान हो गया था। उसने उदास होते हुए कहा, इतनी देर से हम लोग सिर्फ पैसा यही डिस्कशन कर रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी कोई बड़े परिवार का वारिस नहीं हूं, बल्कि एक ऑर्डिनरी इंसान ही हूं जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। अगर सच में कोई ऑर्डिनरी इंसान इस वक्त अमन की बात सुन रहा होता तो शायद वो ये सारी बातें सुनकर अमन पर थूक रहा होता कि इतना कुछ होने के बाद भी ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है। अभी भी उसके पास 10 बिलियन से ज्यादा लिक्विड फंड थे और यह इंसान कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इससे ज्यादा बकवास तो किसी ने कभी सुनी भी नहीं होगी। अमन की बात सुनकर जुनेद ने कहा, अगर हम लोग किसी भी तरह पैसे नहीं जुटा पाए तो फिर मैं अपनी फैमिली में अपने पापा की मदद लूंगा ताकि इस मुसीबत में वह हमें बचा सके। आखिर जुनैद खान परिवार का इकलौता वारिस था और भविष्य में उसे ही सारे पैसे और प्रॉपर्टी मिलने थे, इसीलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। अगर वह अपने पापा से पैसे मांगता है तो उन दोनों का आइडिया सुनकर रेहान ने ना में अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, यह बिजनेस हम 4 लोगों के बीच एक पार्टनरशिप है और हम लोगों को इसे खुद हैंडल करना चाहिए, ना कि अपने परिवार को शामिल करना चाहिए। कुछ सोचकर अमन ने भी कहा, हाँ, हमारी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम खुद कुछ सोच सकते हैं, और वैसे भी डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा लगने वाला है। जुनैद, तुम्हारा परिवार पहले ही अपने कड़ बिजनेस को एक्सपेंड करने में बहुत पैसा लगा रहा है। मुझे नहीं लगता कि दूसरों से पैसा लेना ठीक रहेगा। जुनैद के परिवार का हॉस्पिटल लाइन का बिजनेस था और यह लोग अभी अपनी प्रॉपर्टीज को रिन्यू करवा रहे थे, जिसकी वजह से काफी पैसा उसमें लग रहा था। पर यह पैसा बहुत बड़ी रकम नहीं थी और जुनैद जो रकम अपने पिता से मांगने वाला था वह इतनी ज्यादा थी कि शायद
इतनी रकम का इंतजाम उसके पापा नहीं कर पाते। यह सभी लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे थे, पर इन लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। इसलिए इस बार जुनैद को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, हम यह भी नहीं कर सकते, हम वह भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का डेवलपमेंट इतनी जल्दी शुरू होने वाला है। मैंने सही कहा ना? रेहान कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। जैसे ही रेहान ने फोन देखा तो उसने हैरान होकर सोचा कि यह कॉल क्यों कर रहा है। रेहान ने बिना वक्त गवाए सौसे जल्दी से अपना फोन उठाया और उठाते ही पूछा, क्या हुआ डमरू, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें बेंगलुरु में कोई दिक्कत आ रही है या तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो? रेहान एक के बाद एक लगातार सवाल पूछे जा रहा था क्योंकि उसे सच में टेंशन हो रही थी। असल में जब से रेहान ने वो ओल्ड स्ट्रीट वाला मामला सेटल किया था, उसके बाद से रेहान ने उस कंपनी को पूरी तरह डमरू को सौंप दिया था और खुद मुंबई आ गया था, जो कंपनी रेहान ने डमरू को दी थी। वह इस रियल एस्टेट कंपनी थी और अब उसे डमरू ही मैनेज कर रहा था। जब से रेहान बेंगलुरु से वापस मुंबई आया था, उसके बाद से उसकी और डमर की कोई बात नहीं हुई थी, या यूं कहे कि बहुत कम बात होती थी। इसलिए आज अचानक डमरू का फोन देखकर रेहान एकदम हैरान रह गया था। रेहान ने उम्मीद भी नहीं की थी और फोन के दूसरी तरफ से बहुत ही खुशी से भरी हुई और एक्साइटेड आवाज आई। फोन की दूसरी तरफ से डमरू ने कहा, रेहान, मुझे आपको बहुत ही बड़ी गुड न्यूज देनी है। क्या आपको पता है कि जब से आपने वह कंपनी मुझे मैनेजमेंट करने के लिए दी है, उसके बाद से अब तक मैंने आप कंपनी के लिए कितना प्रॉफिट कमाकर कर दिया है। डमरू की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, क्या मतलब है तुम्हारा यह कहने से कि वह मेरी कंपनी है? उस कंपनी में तुम्हारा भी शेयर है। तुम ये बात भूल क्यों जाते हो? हमेशा एम्प्लॉय की तरह तापर से रहे, बिहेव मत किया करो। तुम उस कंपनी के बॉस हो, समझे? रेहान हर बार दमर को यह बात समझाता था, पर दमर खुद को इस कंपनी का वर्कर ही समझता था। हालांकि रेहान ने जब दमर की इतनी एक्साइटमेंट से भरी आवाज सुनी तो तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि डमरू एकदम ठीक है। तब जाकर रेहान ने एकदम से डमरू से पूछा, ऐसी क्या गुड न्यूज है जो तुम इतना ज्यादा खुश हो? तभी डमरू ने उससे कहा, आप एक बार गैस करके देखो, यह एक ऐसा नंबर है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। डमरू की बात सुनकर रेहान ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर डमरू से कहा, जब तुम्हें पता है कि मैं वो नंबर गैस नहीं कर सकता हूं, तो फिर तुम मुझे गैस करने के लिए कह ही क्यों रहे हो? रेहान का यह जवाब सुनकर दम कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर अपने मन में बोला, अरे हां। और इतना कहकर दमल अपना सिर खुज्जा कर बोलने लगा, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। दूसरी तरफ से डमरू को इतना शांत देखकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो कि तुमने इस दौरान कितना प्रॉफिट कमाया किया है। असल में रेहान ने जब उस कंपनी का मैनेजमेंट डमरू को दिया था, उस वक्त वह कंपनी बहुत ही जर्ज हालत में थी। रेहान को तो लग रहा था कि जल्दी ही उस कंपनी को बंद करना पड़ेगा, और यहां तक कि उस कंपनी से कोई मुनाफा कमाना दूर की बात है, बल्कि उस कंपनी को चलाने भर के लिए भी रेहान को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से रेहान को हैरानी थी वो यह थी कि रेहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि डमरू सिर्फ कुछ महीनों में ही उस कंगाल हो चुकी कंपनी से मुनाफा कमाकर रेहान को दे देगा। तभी डमरू ने हंसते हुए रेहान से कहा, हाँ हाँ हाँ, पहली बार जब मैंने वह अमाउंट देखा तो मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था, पर यह सच है कि हमने इस बार अभी तक 120 अरब रुपए कमा लिए हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? जैसे ही डमरू ने अपनी बात पूरी की, रेहान ने जल्दी से बार बार अपनी पलकें झपकाईं। मैं तो नहीं है ना? और फिर से कंफर्म करने के लिए डमरू से पूछा, क्या कहा? तुमने कितना प्रॉफिट कमाया है? इस बार दमल ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, 120 अरब रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमारी कंपनी ने कमाया है। और सबसे बड़ी बात यह प्योर प्रॉफिट है, इसमें कोई कॉस्ट शामिल नहीं है। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उसने अपने मन में सोचा, 120 अरब से ज्यादा रुपए, और वह भी बिना किसी कॉस्ट के इतना पैसा तो एक बार में किसी बैंक को लूटने पर भी नहीं मिलता। यहां तक कि अगर रेहान ने किसी ने की खदान में हाथ डाला होता तो भी उसे इतना पैसा एक साथ नहीं मिल सकता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रेहान उस कंपनी को चलाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अभी भी यह सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन है जिसने अब रेहान को कॉल किया है, और ऐसा कौन इंसान है जो रेहान को 100 अरब से भी ज्यादा पैसे देने की बात कर रहा है, क्योंकि वह जानते थे कि यह कोई छोटा अमाउंट नहीं है।
जब रेहान ने डमरू से पूछा कि आखिर उसने यह सब कुछ कैसे किया, तो डमरू ने उसे सारी बातें डिटेल में बताई। रेहान के बेंगलुरु छोड़ देने के बाद दमर अकेले उस कंपनी को चला रहा था। उस वक्त ममरू को बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि कैसे जमीन खरीदी जाती है, कैसे उस पर घर बनाया जाता है और फिर उन्हें बेचा जाता है। हालांकि डमरू को नहीं पता था कि इस तरह की जमीनें कैसे खरीदनी होती है और किस तरह का मुनाफा इनसे कमाया जाते हैं। इसलिए एक बार उसने बहुत ही कम प्राइस में एक खराब जमीन को खरीद लिया था और वो जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा था। यह जमीन डमरू ने शहर के बाहरी इलाके में खरीदी थी। इस वजह से वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं था और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट वहां पर होता था। पर किस्मत की बात यह थी कि डमरू के उस जमीन को खरीदने के बाद उस जगह पर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और वह एरिया में डेवलपमेंट जन बन गया था और रातों रात उस जमीन की कीमत आसमान छूने लगी थी। और जिस जमीन को डमरू ने 0.0 मिलियन में खरीदा था, उसकी कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। डमरू को भी इस फील्ड में ज्यादा नॉलेज नहीं थी और उसे नहीं पता था कि किस तरह से इस जमीन का अच्छा उपयोग किया जाए। इसलिए उसने इस बैकवर्ड एरिया में कोई घर नहीं बनाया, बल्कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक हाथ से जमीन खरीदकर दूसरे हाथ से बेच दी। और जैसे ही उसके पास इतने सारे पैसे आए, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करें और कैसे इन पैसों को कंपनी के लिए खर्च करें। वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने न्यूज में देखा कि आजकल समुद्री एरिया में खेती बहुत ज्यादा की जा रही है। डमरू बचपन से समुद्र के आसपास रहा था और पानी से उसका गहरा लगाव था। इसलिए उसने सोचा कि वह इतने सारे पैसों का इस्तेमाल समुद्र के किनारे सी फूड ब्रीडिंग करने में करेगा। पर किसने सोचा था कि बहुत जल्दी ही वहां पर कोई एक्सप्लोरेशन टीम आएगी और पता चलेगा कि जिस जगह पर दमल सी फूड ब्रीडिंग करने की सोच रहा था, असल में उस जमीन के अंदर बहुत सारा ऑयल और गैस भरा हुआ है। और यह न्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हुई, क्योंकि इस वक्त इन दोनों ही चीजों की भारत में बहुत ज्यादा कमी थी। और इसी वजह से अगर यहां पर तेल और गैस निकाले जाते हैं तो भारत में तेल और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। रेहान और बाकी सब यह सोच रहे थे कि वह लोग कैसे पैसों का इंतजाम करें। तभी रेहान के पास डमरू का फोन आ गया और फोन उठाते ही रेहान की लगभग किस्मत बदल गई थी, क्योंकि डमरू ने रेहान को बताया कि अभी अभी इस ट्यूमर में भी उनकी रियल एस्टेट कंपनी ने 120 अरब रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो हैरानी के मारे उसका मुंह खुला रह गया और वह एकदम से बच्चों की तरह उछलने लगा। उसका एक्साइटमेंट देखकर बाकी सब भी बहुत ज्यादा खुश हो गए और वह लोग भी इस खुशी के बारे में जानना चाहते थे। जब रेहान ने उन्हें सब बताया तो वह लोग एकदम खुश हो गए। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि एक लगभग बंद हो चुकी कंपनी से दमर इतने पैसे कमा कर कैसे दे सकता है, वह भी सिर्फ 15 महीने में। इसीलिए जब रेहान को समझ नहीं आया तो उसने डमरू से पूछा। तभी डमरू ने उसे बताया कि समुद्र किनारे खेती करने के लिए उसने जो जमीन ली थी, असल में उस जमीन के नीचे गैस और तेल का खजाना पाया गया था। और जैसे ही यह बात आसपास की बड़ी कंपनियों को पता चली तो वे लोग जल्दी ही उस जगह पर आ गए और उस जमीन को खरीदने की बात करने लगे। डमरू ने सोचा कि उसके पास ऑयल माइनिंग शुरू करने जितनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए उसने जमीन खरीदने वाले लोगों से बात की और एक अच्छी खासी रकम मांगने पर वह जमीन उन्हें बेच दी, जिससे उसे 120 अरब रुपए मिले थे। जैसे ही रेहान ने डमरू की यह पूरी बात सुनी तो वह एकदम से दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके प्रॉब्लम का सलूशन इस तरह से निकल कर आएगा। यहां तक कि रेहान को डमरू की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। जिस जमीन को उसने बिना सोचे समझे खरीद लिया था, उस जमीन की कीमत आज इतनी ज्यादा होगी। ना तो यह बात रेहान ने सोची थी और ना ही डमरू ने। पर तभी कुछ सोचकर रेहान ने डमरू से पूछा, अब मुझे यह मत कहना कि तुमने इतनी कीमती जमीन को सिर्फ 0 बिलियन रुपए में बेच दिया है। रेहान जानता था कि अगर इस जमीन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका कंपैरिजन किया जाए तो डमरू ने बहुत ही घाटे का सौदा कर लिया है और 120 अरब रुपए बहुत ही कम है। इससे उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रेहान का सवाल सुनकर दमल फोन के दूसरी तरफ से जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते ही बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ लिया है क्या? 0 बिलियन रब तो सिर्फ ट्रांसफर फीस है जो जमीन के लेन देन के लिए ली है। हम लोग अभी भी हर साल 20 अरब रुपीस उन लोगों से लेंगे। इस तरह के बिजनेस का थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे भी है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक बार डील करके नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ही रेहान ने डमरू की बात सुनी तो उसने अपने दिल से खुशी व्यक्त करते हुए डमरू से कहा, ऑसम,
मेरे भाई, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। अगर डमरू की जगह कोई और होता तो क्या पता उसके पास इतनी अच्छी किस्मत होती नहीं कि वह अपना भविष्य इस तरह से रोशन कर पाता। रेहान खुद के लिए सोच रहा था कि वह सिर्फ एक बेकार इंसान है। वैसे भी रेहान खुद को डमरू से कंपेयर भी नहीं कर सकता था। रेहान की बात सुनकर डमरू ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही निकाल देने के बाद एक दिन मेरी किस्मत इस तरह जागेगी। और रही बात पैसों की, तो मैंने सोचा कि हमारी कंपनी को इस वक्त ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है और आपको बिजनेस के सिलसिले में मुंबई में बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको यह बात बता दी। आप ही पैसे ले लीजिए। डमरू को हमेशा लगता था कि उसने जो पैसा कमाया है वह सब रेहान का है, क्योंकि उस कंपनी को और क्या आय सादी कनी को चलाने के लिए स्टार्टअप फंड सब रेहान ने ही दिए थे। अगर रेहान ऐसा नहीं करता तो शायद आज डमरू इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कभी देख नहीं सकता था और शायद वह अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कीमत कभी कमा नहीं पाता। डमरू की बात सुनकर रेहान ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, हाँ, मुझे इस वक्त सच में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। कैसा रहेगा अगर मैं 1 बिलियन रप ले लेता हूं और 20 बिलियन रुपए कंपनी के अकाउंट में ही रहने देता हूं। इन पैसों का इस्तेमाल तुम कंपनी के लिए करते रहना। रेहान की बात सुनकर दमल ने उससे कहा, बिलियन रुपए काफी नहीं होंगे, आप पूरे 120 बिलियन रुपए ले लीजिए। कंपनी के अकाउंट में अभी भी 1 बिलियन रुपए पड़े हुए हैं और अगर ज्यादा जरूरत हुई तो मैं आपसे मांग लूंगा। एक गरीब लड़का जो हमेशा से कचरे के ढेर से खाना उठाकर अपना पेट भरता था, उस इंसान के लिए बिलियन रुपए बहुत बड़ी बात थी। डमरू की इतनी ईमानदारी भरी बातें सुनकर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। उसने डमरू से कहा, नहीं, 100 बिलियन काफी है, बाकी पैसे कंपनी के अकाउंट में ही रहने दो और तुम उनका इस्तेमाल करके कंपनी को डेवलप करते रहो। और हाँ, अपनी छोटी बहन भाइयों का भी ख्याल रखो और उनकी लाइफस्टाइल को अच्छा करो। रेहान की बात सुनकर दमल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। 20 अरब से भी ज्यादा रुपए इस वक्त डमरू के पास थे और अगर इतने पैसों को डमरू कई जन्म भी ले ले तो भी खर्च नहीं कर सकता था। डमरू ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही निकाली थी और अचानक से अमीर बन गया था, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि पैसों को कैसे खर्च किया जाए जिससे वह खुश हो जाए। डमरू को लगता था कि कुछ मिलियन रुपए काफी है एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद रेहान ने डमरू से अंकल के बारे में और उसके छोटे बहन भाई के बारे में पूछा और फिर फोन रख दिया। फोन रखने के कुछ ही मिनटों बाद रेहान के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो गई थी। यह अमाउंट लगभग बिलियन रुपए की थी। जैसे ही रेहान ने अपने फोन पर अपने अकाउंट में आए हुए पैसों को देखा और उस अमाउंट के आगे लगे हुए इतने सारे जीरो देखे तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। यह अमाउंट उसे इस वक्त सिर्फ एक वहम लग रहा था। रेहान अपने मन में सोचने लगा कि कितना ज्यादा परेशान हो रहा था वो कि फंड कहां से लाएगा, पर बहुत ही जल्दी उसे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को डेवलप करने के लिए पैसा मिल गया था और यह पैसा उसके लिए बिल्कुल छप्पर फाड़कर आया था। इस वक्त रेहान की सारी परेशानी हल हो गई थी। जैसे ही रेहान अपनी सोच से बाहर आया तो उसने देखा कि अमन और बाकी सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर बैठ गए हैं और उन सभी ने लगभग अपनी जीभ अपने दांतों तले दबा ली थी। उन सब ने रेहान की फोन पर जो बातचीत हुई थी उसे सुन लिया था। तभी अमन ने लगभग अपनी आंखों को बाहर निकालते हुए रेहान से कहा, क्या सच में इस दुनिया में इतना किस्मत वाला इंसान भी होता है? अमन की बात सुनकर शिवांश ने भी अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए कहा, मैंने भी एक जमीन समुद्र के किनारे खरीदी थी ना? फिर मेरे साथ इतनी अच्छी बात क्यों नहीं हुई? फी। इन दोनों की बात सुनकर जुनैद ने कहा, इस तरह की किस्मत इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। यह सच में भगवान के बनाए हुए कुछ खास लोग होते हैं। वही रिद्धिमा जो उन सब के थोड़े साइड में बैठी थी, उसने मुश्किल से कुछ शब्द ही सुने थे, जैसे अंडरस्कोर 100 अरब गुड लक और कुछ ऐसे ही, पर उसे ज्यादा बात समझ नहीं आई थी। इसीलिए उसने वहां बैठे हुए बाकी लोगों से पूछा, क्या हुआ? यहां क्या चल रहा है? क्या तुम उसी डमरू की बात कर रहे हो जो बेंगलुरु से है? क्या हुआ? उसके साथ कुछ दिक्कत है? हाँ। क्या रिद्धिमा भी बेंगलुरु से ही आई थी? और जब उसने सुना कि रेहान और बाकी सब लोग बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो वह भी इस बारे में जानने के लिए थोड़ी सी क्यूरियस हो गई। रेहान ने जो कुछ भी हुआ वह सारी बात एक बार फिर से उन सबको बताए और जैसे ही यह बात वहां बैठे हुए बाकी लोगों ने सुनी तो रिद्धिमा के साथ साथ बाकी लड़कियां, यहां तक कि कियारा भी एकदम हैरान रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब अर्थ और अरुण ने यह पूरी बात सुनी
तो उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने हैरानी से रेहान की तरफ देखा। जब रेहान ने उन दोनों को खुद की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पाया तो उसने पूरे विश्वास के साथ उन दोनों की तरफ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रेहान का कंफर्मेशन मिलते ही अर्थ और अरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अर्थ ने धीरे से उनसे कहा, मानना पड़ेगा रेहान की किस्मत को। कहां? तो ये लोग अभी उस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए फंड रेज करने की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, और कहां सिर्फ एक फोन कॉल से 0.0 बिलियन रुपए 1 मिनट में उनके अकाउंट में आ गए थे। अरुण ने भी अर्थ की बात पर सहमति दिखाई और उसके बाद कुछ सोचते हुए बोला, हमारे लिए तो अच्छा यह हो सकता है कि रेहान भाई हमसे अपनी नाराजगी दूर कर ले और फिर से हमें हमारी पोजीशन दे दे। अरुण की बात सुनकर अर्थ भी खुश हो गया और दोनों खुशी खुशी रेहान की आगे की बातें सुनने लगे। तभी ने वहां बैठे हुए सब लोगों से कहा, सच कहूं तो यह हम दोनों की अच्छी किस्मत है। रेहान ही वह इंसान था जिसने कुछ टाइम पहले डमरू को पैसे दिए थे, पर उस वक्त रेहान और डमरू इस बात पर सहमत हुए थे कि डमरू भी इन पैसों से होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, इसलिए रेहान अकेले सारे पैसे नहीं रख सकता था। तभी अमन ने बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक क्या हुआ, अब हम लोगों के पास फंड है। रेहान, आपने रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डेवलपमेंट के ऊपर कितने पैसे खर्च करने का प्लान बनाया है? का सवाल सुनकर रेहान ने कुछ देर अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन की और उसके बाद कहा, हम लोगों ने पहले ही 30 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, इसलिए मैं अभी आए हुए पैसों में से 70 बिलियन रुपए और निकालकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के अर्ली डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दूंगा। इस तरह से हम लोग 100 बिलियन रुपए खर्च कर पाएंगे, और अगर भविष्य में हमें और ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। रेहान ने अपने मन में सोचा कि उसे सच में एक बार डमरू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो उसने रेहान की इतनी बड़ी परेशानी को हल कर दिया था। तभी जुनेद ने कहा, अब जब हम लोगों को पैसे मिल ही गए हैं तो हम इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। मैं कल ही जाकर सबसे पहले डिजाइन टीम से बात करता हूं। मैं सबसे पहले कुछ प्लान सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि हमारा काम जल्दी शुरू हो सके। जुनैद का सुझाव सबको अच्छा लगा। रेहान ने अपनी गर्दन हमें हिलाई और कहा, ठीक है, फिर मुझे तुम्हें इस काम के लिए थोड़ी सी परेशानी देनी पड़ेगी। जितनी जल्दी काम शुरू होगा उतना जल्दी ही इन लोगों को इनका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने की वजह से रेहान ने सोचा कि शायद उसे लंबे टाइम तक यहीं पर रहना पड़ेगा, और रही बात मुंबई की, तो अगर वहां पर कोई भी दिक्कत आई तो रेहान वापस जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। भी उसके पास खुद का एक प्राइवेट जेट था, इसलिए ट्रैवल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और ना ही इन सब चीजों में ज्यादा वक्त जाया होगा। कुछ देर इसी तरह डिस्कस करने के बाद अगले दिन इन लोगों ने एक कंपनी को रजिस्टर की जिसका नाम रखा रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड डेवलपमेंट लिमिटेड। रेहान इस पूरे कंपनी का 70% शेयर होल्ड करता था, जबकि बाकी लोग 10% पर शेयर होल्डर थे। यह सब कुछ इसलिए था क्योंकि रेहान ने 70 अरब फंड के तौर पर और ज्यादा दे दिए थे। इसलिए अमन और बाकी सबको लगा कि पहले जो एग्रीमेंट हो चुका है वह अब सही नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने रेहान को सही मायने में सही हिस्सा दे दिया। रेहान जानता था कि वह मना नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने चुपचाप इन तीनों की बात मान ली। शेयर देने के बाद बाकी सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। जुनेद डिजाइनिंग कंपनी से बात करने के लिए उस जगह से कहीं और चला गया था और शिवांश वापस मुंबई आ गया था ताकि अपने ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम पूरा कर सके। अब देखना यह है कि फंडरेज वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कौन सी नई प्रॉब्लम इनका स्वागत करने के लिए। रेहान के लिए डमरू इस वक्त भगवान बनकर आया था, जिसने उसकी बहुत बड़ी परेशानी को बस कुछ ही पल में दूर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने इतना ज्यादा पैसा इस आइलैंड में लगा दिया था कि बाकी तीनों ने मिलकर रेहान को 7% शेयर होल्डर बना दिया था। अगले दिन जुनेद डिजाइनिंग कंपनी से बात करने के लिए उस आइलैंड को छोड़कर दूसरी जगह चला गया था और शिवांश वापस मुंबई आ गया था क्योंकि उससे अपनी कंपनी के कुछ काम निपटाने थे। वहीं रेहान और अमन अभी भी हिजू में ही थे। मुंबई में एक और नई कंपनी खुली है और रेहान को उस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को भी रखना था। वैसे तो मैनेजमेंट के मामले में इमरान सबसे ज्यादा काबिल सबॉर्डिनेट था, पर इतना आसान नहीं था उससे बात करना और उसे यह कहना कि वह अपनी इस कंपनी को किसी और को सौंप दे। रेहान ने इसीलिए इमरान से बात की और उसे कहा कि वह स्टार मून होटल को किसी और को मैनेजमेंट करने के लिए दे दे और खुद यहीं पर हाईजू आ जाए
और एक सीईओ के पोजीशन के साथ रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड डेवलपमेंट कंपनी को संभाले। रेहान के कहने पर इमरान मान गया और वह रेहान की इस नई कंपनी को बनाने में मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ स्टार मून एंटरटेनमेंट में शाशा मुंबई वापस आ गई ताकि इन सभी सिचुएशन का चार्ज संभाल सके, और कियारा भी उसकी मदद करने के लिए मुंबई चली गई। रेहान को पूरा विश्वास था कि यह दोनों कभी भी उसे निराश नहीं करेंगी और अच्छे से सब काम संभाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ तन्हाई फिल्म स्टूडियो सिटी में रेहान की प्रोडक्शन में जो फिल्म बन रही थी डूम्सडे लेजेंड, वह फिर से ट्रैक पर आ गई थी और सही तरह से शूटिंग के काम में लग गई थी। और अब उन लोगों की दुश्मन क्रू स्काई फच भी उन लोगों के लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं कर रही थी और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा था। यह सब कुछ इसलिए था क्योंकि मलाइका को रेहान से डर लग रहा था। हर बार रेहान से पंगा लेकर उसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसे नुकसान और उठाना पड़ता है। अगर कुछ टाइम पहले की बात करें तो उसने काफी अच्छा लेसन सीखा था और उसके बाद वह कभी भी फिर से गुस्सा होने या रेहान को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। और रही बात अभिम की, तो उसने भी रेहान से पंगा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इतनी बार हार जाने के बाद अब उसमें डायरेक्ट रेहान से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। इस वक्त अभिम हाइज में छुपा हुआ था और शिवम के दिए हुए ऑनर्डर को फॉलो कर रहा था और रेहान की हर एक मूवमेंट के ऊपर उसकी नजर थी। और इस वक्त वह सिर्फ शिवम के वापस यहां आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि शिवम रेहान के साथ क्या करता है। कुछ दिन यूं ही बीत गए और उसके बाद इमरान ने स्टार मून 5 स्टार होटल का चार्ज अपने साथ काम करने वाले एक असिस्टेंट को दे दिया और अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर हयाजू आ गया। और इसी वक्त जुनेद भी अपनी पूरी रिसर्च करके डिजाइन टीम के साथ वापस आ गया था। वहीं ताजमहल 5 स्टार होटल में इमरान ने जब रेहान को देखा तो वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर रेहान की तरफ अपने कदम तेज करते हुए चला गया और जाकर उसे ग्रीट करते हुए बोला, रेहान, काफी दिन हो गए मुझे आपको मिले हुए, क्या यहां सब कुछ ठीक है? इमरान की बात सुनकर रेहान ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, यहां मेरी तरफ सब कुछ ठीक है। क्या तुमने मुंबई में सब कुछ अरेंज कर दिया था? इमरान ने खुश होकर कहा, हाँ, मैंने मुंबई में अपना सारा काम अपने असिस्टेंट को सौंप दिया है। वह काफी टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है और बहुत बहुत ज्यादा ईमानदार भी है। तभी रेहान ने मुस्कुराते हुए इमरान से पूछा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हें यहां आने से कोई दिक्कत तो नहीं है? चाहे जो भी हो, पर इमरान काफी टाइम से मुंबई में काम कर रहा था और सारा काम वह संभाल रहा था। वह जगह इसके लिए काफी जानी पहचानी हो गई थी और एक तरह से वह अपने घर परिवार की तरह ही उस होटल को मैनेज कर रहा था। और रेहान को नहीं पता था कि इस तरह से अचानक बुला लेने से इमरान को कोई परेशानी भी हो सकती है। तभी इमरान ने अपना सिर ना मिलाते हुए कहा, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑपरेट करने का काम दिया है और मुझे इस काबिल समझा है। इमरान ने जब सुना कि रेहान ने एक नई कंपनी शुरू की है और उसे डेवलप करने के लिए एक पूरा आइलैंड खरीदा है और साथ ही साथ इस कंपनी को मैनेज करने के लिए वह इमरान को यह टास्क दे रहा है, तो इमरान बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वह सच में रेहान के लिए यह काम करना चाहता था। इससे पता चलता है कि रेहान इमरान पर बहुत विश्वास करता है और साथ ही साथ उसे बहुत ज्यादा टेंस भी देता है। इमरान की बात सुनकर रेहान खड़ा हुआ और इमरान को अपने साथ जुनैद के घर ले जाने लगा और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है इमरान, डिजाइनिंग टीम भी आ चुकी है, चलो चलकर एक बार उनसे मिल लेते हैं। रास्ते में रेहान को पता चला कि जुनैद खुद ही अपने घर से ताजमहल 5 स्टार होटल आ गया है और इस वक्त अमन के साथ उसी होटल में एक हाई एंड कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ डिस्कस कर रहा है। यह पता चलने के बाद रेहान भी इमरान के साथ वहीं पर चला गया। जुनैद ने जब देखा कि रेहान अपने आदमी के साथ अंदर आ रहा है तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और उन्हें सबसे मिलवा हुए बोला, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह हमारी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड डेवलपमेंट कंपनी के चेयरमैन हैं, मिस्टर रेहान। उस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग थे। वहां बैठे हुए ज्यादातर लोग यंग थे और जैसे ही जुनैद ने रेहान का इंट्रोडक्शन उन्हें दिया तब जाकर उन्हें पता चला कि उनके बिग बॉस रेहान हैं। और यह जानते ही वे सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और रेहान को ग्रीट करने लगे। तभी जुनैद ने रेहान को भी वहां बैठे बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। रेहान, यह ग्रीन शॉर डिजाइन कंपनी की टीम है और यह हमारे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डेवलपमेंट प्लान के इंचार्ज होंगे। ग्रीन शोर डिजाइन कंपनी अपने नाम की तरह ज्यादातर ग्रीन कोस्ट एंडोरेंस एंड ह्यूमन इकोलॉजिकल लिविंग रिसर्च कंपनी के तौर पर जानी जाती थी
और पूरी दुनिया में यह कंपनी नंबर 1 कंपनी थी। इस कंपनी को पहले बहुत सारे सिटी लेवल प्लान और डिजाइनिंग प्लान बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। हालांकि इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा था और इंग्लिश में इसके नाम के स्टार्टिंग वर्ड को उठाकर इस कंपनी को ग्रीन बैंक डिजाइनिंग कंपनी कहा जाता था। जुनेद ने जब रिहान को इस कंपनी के बारे में यह छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, तब जाकर रिहान को इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया। वैसे तो ये लोग काफी ज्यादा यंग थे, पर फिर भी ये सभी अपनी फील्ड के मास्टर थे, इसलिए इन लोगों की कैपेसिटी को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। जब रिहान इन सब डिजाइनर को देख रहा था, तो उस वक्त ये डिजाइनर्स भी रिहान को ऑब्जर्व कर रहे थे। खान परिवार का होने की वजह से यह सभी डिजाइनर जुनेद को काफी अच्छे से जानते थे और फिर खान परिवार का बिजनेस काफी बड़े लेवल पर था। पर इतने बड़े परिवार का होने के बाद भी जुनेद रिहान के सामने काफी सम्मान से खड़ा था और उसे पूरी इज्जत दे रहा था। इस वजह से वहां बैठे हुए डिजाइनर रिहान के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे। वो यह जानना चाहते थे कि आखिर रिहान कौन से परिवार का यंग मास्टर है और ऐसी क्या आइडेंटिटी थी इसकी जो यंग मास्टर जुनैद से भी ये सीनियर है। और इन डिजाइनर ने यह बात भी नोटिस की कि रिहान के साथ काम करने वाले लोग भी काफी ज्यादा यंग थे। यहां तक कि इस कंपनी के ज्यादातर सभी लीडर यानी रिहान, जुनैद, अमन, ये सभी लोग टॉप सेकंड जनरेशन के सबसे अमीर आदमियों में आते थे और यंग भी थे। और यह बात काफी ज्यादा शॉकिंग थी कि इन लोगों ने आइलैंड के ऊपर जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें यह बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। यहां आने से पहले ही ये डिजाइनर इस बात को समझ गए थे कि इस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की कीमत कम नहीं है और अगर यह लोग मोटा मोटी अनुमान लगाए तो शायद इसकी कीमत बिलियन रुपए तक गई होगी और इसके साथ साथ इस आइलैंड को डेवलप करने की कॉस्ट भी कम से कम 100 बिलियन रुपए तक जाएगी। इस तरह से एक आइलैंड को डेवलप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी उस रूम में चुप्पी को तोड़ते हुए रिहान ने पूछा, मेरे यहां आने से पहले आप लोग किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे? रिहान की बात सुनकर जुनैद ने जवाब दिया, हाँ, वो मैं इन लोगों को रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन समझा रहा था और साथ ही साथ इन लोगों को उस जगह का एनवायरनमेंट भी बता रहा था। जुनैद की बात सुनकर रिहान ने उन डिजाइनर की तरफ देखा और पूछा, क्या आप लोग इस बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं? रिहान की बात सुनकर उन्हीं में से एक डिजाइनर ने कहा, रिहान, हम लोगों को यहां पर कुछ प्लान्स के साथ आने के लिए कहा था, इसलिए यहां आने से पहले हम सब लोग आपके लिए डिजाइन के कुछ सैंपल लेकर आए थे और एक परफेक्ट आइडिया लाने के लिए और सही डिजाइन बताने के लिए हम लोगों को उस आइलैंड पर जाना होगा और वहां पर खुद से लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करना होगा। अभी जिस इंसान ने यह बोला था वह एक लड़की थी और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वह 23 से 24 साल की थी और फॉरेनर थी। उस लड़की को देखकर रिहान कुछ देर के लिए दंग रह गया और तभी उससे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? उस लड़की ने बहुत ही सिंपल तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अनन्या है, मैं इस डिजाइन टीम की इंचार्ज हूं। जिस वक्त अनन्या मुस्कुरा रही थी उस वक्त उसके चेहरे के दोनों तरफ डिंपल पड़ रहे थे। रिहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सुंदर और यंग लड़की दुनिया की इतनी बड़ी डिजाइनिंग कंपनी की इंचार्ज होगी। अगर बाकी तरह के डिजाइनिंग काम की बात ना करें तो इस फील्ड में और इंडस्ट्री में डिजाइनिंग के अंदर बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के कोई भी आम इंसान इतने बड़े टीम को लीड नहीं कर सकता। और फिर इस वक्त तो अनन्या 10 से भी ज्यादा लोगों की एक टीम को लीड कर रही थी। इससे पता चलता है कि यह सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाली लड़की है। रेहान को उम्र से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे लगता था कि उम्र किसी भी चीज के लिए मायने नहीं रख सकती है, क्योंकि जितना वह जानता था उसकी अपनी कंपनी में काम करने वाली और उसकी अपनी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड की आरा अभी तक अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाई है और फिलहाल वर्ल्ड क्लास फैशन डिजाइनर है। इसलिए रेहान हमेशा टैलेंट को ज्यादा अहम मानता था बजाय उम्र के। तभी कुछ सोचकर रेहान ने अनन्या से पूछा, तो मिस अनन्या, क्या आप आइलैंड पर जाकर खुद इंस्पेक्शन करना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो इस काम में आप लोगों को कितना टाइम लगने वाला है? असल में रेहान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि यह लोग आइलैंड पर जाकर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, पर रेहान जानना चाहता था कि इन सब के अंदर कितना टाइम जाया होने वाला है। वह आइलैंड इस वक्त रहने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था और उस आइलैंड के ऊपर फिलहाल दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। ऐसे में
अगर यह लोग ज्यादा लंबे टाइम तक वहां रुकते हैं तो इन लोगों को वहां पर पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। रेहान के पर अनन्या ने कहा, हम टाइम के बारे में बिल्कुल सूरती से नहीं बता सकते। हमें सबसे पहले आइलैंड को देखना होगा। उसकी ओवरऑल साइज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि शायद इसमें 1 हफ्ता लगेगा या इससे भी ज्यादा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस आइलैंड का टेरेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में काफी टाइम लगने वाला है। रेहान ने अपने सबसे काबिल एम्प्लॉय इमरान को मुंबई से हिजू बुला लिया था, जो इस वक्त तक रेहान का मुंबई वाला स्टार मून होटल चला रहा था और उसका सारा काम संभाल रहा था। रेहान की बात मानकर इमरान स्टार होटल का सारा काम अपने एक सबसे ईमानदार सबॉर्डिनेट को देकर अपने कुछ साथियों को लेकर वहां से हाई जू आ गया, क्योंकि रेहान ने उसे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का CEO बनने का ऑफर दिया था और यह ऑफर सच में बहुत बड़ा था। इसलिए इमरान रेहान का ऑफर एक्सेप्ट कर वहां आ गया था। दूसरी तरफ जुनैद भी डिजाइनिंग टीम को लेकर हिजू के ताजमहल 5 स्टार होटल में आ गया था और वहीं के एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर रेहान के और डिजाइनिंग टीम के साथ मीटिंग कर रहा था। डिजाइनिंग टीम ने रेहान को बताया कि उन लोगों को इंस्पेक्शन करने के लिए उस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जाना होगा। यह बात जानने के बाद रेहान सोचने लगा कि एक ऐसी जगह जहां पर ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने पीने के लिए कुछ है, और इतने बड़े आइलैंड पर 12 लोगों की टीम को जीने के लिए जो जरूरी सामान होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए रेहान ने उन लोगों से जानना चाहा कि उन लोगों को कितना टाइम लगेगा। तभी उस डिजाइनिंग टीम की हेड अनन्या ने कहा कि उन लोगों को इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। डिजाइनिंग टीम की बात सुनकर रेहान ने उन लोगों से कहा, ठीक है, यह आप लोगों की जॉब का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा नहीं और हम लोग आइलैंड के ऊपर इंस्पेक्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त थाईलैंड पर कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों की डेली यूज के लिए जरूरी हो, इसलिए सबसे पहले हमें उसकी तैयारी करनी होगी। रेहान की बात सुनकर अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, यह बात हम जानते हैं और वहां जाने की तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए होगा उसके लिए हम आपकी मदद चाहेंगे। अनन्या की बात सुनकर रेहान ने उन लोगों से कहा, ऑफ कोर्स इस वक्त इस डिजाइन टीम में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग थे और ये लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर 1 हफ्ते या इससे भी ज्यादा दिन तक रुक सकते थे। ऐसे में वहां खाने पीने का और रहने का काम ही बहुत परेशानी वाला था। और फिर ये सब लोग तो रेहान के लिए काम कर रहे थे और रेहान कभी भी अपने साथ काम करने वाले लोगों को मझधार में नहीं छोड़ता था। हालांकि रेहान के लिए यह सब अरेंजमेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि रेहान के पास पैसा था। तभी रेहान ने कुछ सोचा और उन सब लोगों को 1 लाख दे दिए ताकि वे लोग अपने रोज की जरूरी चीजें खरीद सके और अपने रहने का इंतजाम बेहतर तरीके से कर सके। इस तरह एक सुनसान इलाके में जाकर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था और अनन्या और उसकी टीम ने पहले कभी भी इस तरह की परिस्थिति नहीं हैंडल की थी। पर वह जानती थी कि रेहान उन्हें जो ट्रीटमेंट दे रहा है वह भी कम नहीं है। इतने पैसों में सब लोग अपने लिए अच्छे से अच्छा सामान खरीद सकते थे। इसलिए इस वक्त सभी लोग अपने दिल में बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि वे एक बहुत अच्छे बॉस के साथ काम कर रहे हैं। और कुछ देर बाद अनन्या अपनी टीम के साथ सामान खरीदने निकल पड़ी। असल में इन लोगों के पास बहुत कम वक्त था और रेहान का काम पूरा करने के बाद इन्हें अपनी कंपनी में एक और काम करना था, ताजमहल 5 स्टार होटल से इस पूरी डिजाइनिंग टीम के लिए रेहान ने स्पेशल कार अरेंज की थी ताकि ये लोग आराम से अपना काम कर सके। तभी गाड़ी के अंदर अनन्या के साथ काम करने वाले उसके बाकी साथी आपस में बात कर रहे थे। तभी किसी एक ने कहा, चेयरमैन, रेहान सच में बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने हमारी सभी जरूरतों को कितना ध्यान रखा है। तभी किसी दूसरे ने कहा, सही कहा तुमने, रेहान सच में बहुत अच्छे हैं, हमारे पिछले बॉस की तरह नहीं है। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब हम काम कर रहे थे तो उनकी वजह से हमें पूरे दिन सिर्फ नूडल्स खाने पड़े थे। इस वजह से मुझे लगभग डिहाइड्रेशन होने वाला था। तभी एक और साथी ने कहा, इंडिया का खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ही मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो उसके बाद कुछ टाइम तक आराम से यहाँ घूमूं और यहाँ का खाना शायद एंजॉय करूंगा। तभी इतना डिस्कशन करते हुए बीच में ही एक एम्प्लॉय ने अनन्या से कहा, टीम लीडर अनन्या प्लीज, आप रिफ्लेक्टिंग मून के एक्सप्लोरेशन का काम पूरा होने के बाद यहां से चलने की जल्दी मत करना। आपको हमें कम से कम 1 दिन देना होगा ताकि हम लोग यहाँ का खाना एंजॉय कर सके। मैंने सुना है कि मुंबई का वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है। मैं जरूर एक बार टेस्ट करना चाहता हूं। अपनी टीम मेंबर की बात सुनकर अनन्या ने उन सभी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी लोगों को यहाँ पर एक स्मॉल वेकेशन मिल सके।
और आप लोग थोड़ा एंजॉय कर सकें। तभी किसी ने अनन्या से पूछा, अनन्या मैम, आप तो इंडिया से ही हैं क्या? आप हमें बता सकती हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा और डिलीशियस क्या होती है? उन लोगों की बातें सुनकर अनन्या ने कुछ सोचा और फिर उनसे कहा, फिलहाल मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाली। जैसे ही एक बार हम लोगों का एक्सप्लोरेशन का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आप सभी लोगों को एक सरप्राइज देने वाली हूं। अनन्या भी इंडिया के दक्षिण से ही बिलोंग करती थी, पर बाहर जाकर पढ़ाई करने के बाद अनन्या वहीं पर सेटल हो गई और इसीलिए वो इंडिया पर कम ही आती थी। हालांकि इंडिया के कल्चर और अपनी मिट्टी से अनन्या का जुड़ाव अभी भी बहुत गहरा था, उतना गहरा जितना बाकी जगहों से नहीं था। गाड़ी से उतरने के बाद सभी लोग जल्दी जल्दी शॉपिंग करने लगे। शॉपिंग में इन लोगों ने ज्यादातर टेंट, स्लीपिंग बैग, ब्लैंकेट और इमरजेंसी मेडिसिन ही खरीदी थी और इसके साथ साथ लोगों ने बहुत सारा खाना भी खरीदा था। यह खाना बिल्कुल पैक फूड था और ज्यादा दिन तक चलाया जा सकता था और साथ ही साथ इन्हें संभालना भी आसान था। अपना सारा सामान खरीद कर यह सभी लोग वापस ताजमहल 5 स्टार होटल आ गए और यहां आकर रेहान से मिले। तभी अनन्या ने रेहा से पूछा, चेयरमैन रेहान, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अब भी ताजमहल 5 स्टार होटल से चेकआउट करके आइलैंड के लिए निकल रहे हैं। क्या आप हमें कोई और स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं? अनन्या की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछा, आप सब लोग इतने जल्दी में क्यों हैं? आप लोग तो अभी अभी यहां आए हैं ना? क्या आपको नहीं लगता कि कुछ देर आराम करने के बाद आपको जाना चाहिए? यह सभी डिजाइनर काफी जल्दी में लग रहे थे, जिस वजह से रेहान को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने मन में सोचा, इन फॉरेनर्स को खाली बैठना नहीं लगता है क्या, या फिर यहां पर कुछ अलग है? रेहान का सवाल सुनकर अनन्या ने कहा, ऐसी बात नहीं है चेयरमैन। रेहान, हम लोग यहां आते वक्त प्लेन में आराम कर चुके हैं और फिर काम किसी का भी इंतजार नहीं करता है, इसीलिए अच्छा होगा अगर हम जल्द से जल्द काम को निपटा ले। ऐसा नहीं था कि यह डिजाइनिंग टीम हमेशा ही जल्दी में रहती थी, पर असल में इन लोगों ने किसी और कंपनी से भी प्रोजेक्ट लिए हुए थे जिन्हें इन्हें जल्द से जल्द पूरा करना था। इसलिए यह लोग अपना काम जल्द से जल्द पूरा कर यहां से वापस जाना चाहते थे। हालांकि रेहान को यह बात नहीं पता थी। किसने सोचा होगा कि यह फॉरेनर्स अच्छा खाना खाने के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते होंगे? अगर इस वक्त टाइम को देखा जाए तो यह टाइम दोपहर का था और इनमें से किसी ने भी अभी तक लंच भी नहीं किया था, पर रेहान अनन्या और बाकी टीम के काम का सम्मान करता था, इसलिए उसने बीच में कुछ नहीं बोला। रेहान अपने मन में सोच ही रहता। तभी अनन्या ने फिर से कहा, हम लोगों के पास रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर जाने के लिए बोट नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। रेहान, क्या आप हमारे लिए उसे अरेंज कर देंगे? रेहान ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर कहा, कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों को साथ चलूं? तो असल में जब से मैंने यह आइलैंड खरीदा है मैं खुद भी वहां पर नहीं गया हूं, इसलिए हम लोग हो सके तो वहां जाते हैं और मैं भी इस बहाने उस आइलैंड को देख लूंगा। यह बात सुनते ही अनन्या ने शौक होकर कहा, क्या चेयरमैन रेहान, आप भी हमारे साथ जाएंगे? अनन्या जानती थी कि इतने बड़े आइलैंड के ऊपर जाना और वहां इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। अनन्या ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी रेहान जैसा बड़ा आदमी भी उनके साथ वहां जाना चाहेगा। तभी रेहान ने कहा, एनीवे बोट का इंतजाम हो गया है, आप लोग मेरी पर्सनल यट लेकर जा सकते हैं। मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर उस आइलैंड को एक बार अच्छे से देख लूंगा। इस तरह रेहान अपनी सिंगल हन वेल यट को ड्राइव करके पूरी डिजाइनिंग टीम को रिफ्लेक्ट मून आइलैंड के पर ले गया। आमीन। रेहान और डिजाइनिंग टीम के साथ साथ वहां पर अमन, जुनैद और इमरान भी गए। इमरान वहां इसीलिए गया था क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड डेवलपमेंट कंपनी का सीईओ था और फिर रेहान का सबसे खास सबॉर्डिनेट भी था। इमरान के साथ साथ वहां पर रेहान के दोनों बॉडीगार्ड मैगी और अभिनव भी थे और फिर बॉडीगार्ड होने के नाते कहीं ना कहीं इन दोनों को चिंता थी कि रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई जगह है और वहां पर हो सकता है कि रेहान के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए वे लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। यही सब सोचकर अभिनव अपने साथ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड के 100 गार्ड्स को दूसरी बोट पर लेकर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु भी उसी होटल में रुका था जिस होटल में रेहान और उसकी टीम रुकी हुई थी। अभिमन्यु इस वक्त ताजमहल 5 स्टार होटल के अपने रूम में बैठा हुआ था और फोन कॉल करके इस वक्त शिवम से बात कर रहा था। अभिमन्यु ने शिवम से कहा, यंग मास्टर शिवम, मेरे आदमियों के रिपोर्ट के हिसाब से रेहान आज ही एक डिजाइनर की टीम से मिला है और अब वह रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के ऊपर कुछ लोगों के साथ गया है ताकि वहां पर उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर सके।
अभिमन्यु की बात सुनकर शिवम ने खुश होते हुए कहा, ओह, तो ऐसी बात है, तुमने मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह लोग वहां पर कितने टाइम तक रुकेंगे? शिवम की दी हुई तारीफ से अभिम खुश हो गया और खुश होकर जल्दी से बोला, मेरे आदमी ने बताया कि उन लोगों ने दिल्ली के यूज के लिए बहुत सारा सामान खरीदा है। मुझे लगता है कि वह लोग कुछ दिन वहीं पर रुकेंगे, पर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं। शिवम ने खुश होकर कहा, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए काफी है। शिवम की बात सुनकर अभिम ने थोड़ी हिम्मत करके शिवम से पूछा, शिवम, क्या आप आइलैंड के ऊपर उन लोगों के साथ कुछ करने की प्लानिंग कर रही हैं? तभी शिवम ने अपने चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी लाते हुए ने कहा, हाँ, पहले उन लोगों को कुछ देर सफर करने दो। अगर वे लोग समझ जाएं कि उनके लिए क्या अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर मैं उन लोगों को बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तभी शिवम ने अचानक से कुछ याद करते हुए, सब गलत है, जाओ और जाकर सही से इन्वेस्टिगेशन करो। शिवम का ऑर्डर मिलते ही अभिम ने शिवम से वादा करते हुए कहा, ठीक है शिवम, मैं जल्द से जल्द सच्चाई तक पहुंचकर आपको बताता हूं। अभिमन्यु से बात करने के बाद शिवम ने फोन रख दिया और खुद से बात करते हुए बोला, रिहान, अब मेरी बारी है। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड बहुत ही पिछड़ी हुई जगह है और वहां किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो शायद तुम्हारे साथ भी। हाँ, शिवम ऑक्शन में रिहान से हार मानकर वापस दिल्ली आ गया था, क्योंकि उसे बहुत से ऐसे जरूरी काम थे जो दिल्ली आकर ही पूरे किए जा सकते थे। पर इसका यह मतलब नहीं था कि उसने रिहान से हार मान ली थी। रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए अभी भी शिवम किसी भी हद तक जा सकता था। भले ही शिवम दूसरे कामों में बिजी था, फिर भी उसने रिहान से अपना ध्यान हटाया नहीं था। इस वक्त शिवम अपने हर तरह के दाम पेच इस्तेमाल करने की सोच रहा था, जिससे वह रिहान को बता सके कि रिहान ने उस आइलैंड को खरीदकर, या यूं कहे कि शिवम से छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं दूसरी तरफ रिहान आइलैंड पर पहुंच गया था और उसके पीछे पीछे अभिनव एक दूसरी बोट में टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ रहा था। अभिनव जिस बोट पर आ रहा था वह बोट असल में अमन की थी। वैसे तो अमन की बोट रिहान की सिंगल हनवेल के सामने कुछ भी नहीं थी, पर फिर भी इस बोट का वजन 2000 टन था और इस बोट के अंदर आराम से टाइगर सिक्योरिटी के 100 सिक्योरिटी गार्ड्स आ सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बोट में इतना सामान रखा जा सकता था कि इसके थ्रू कम से कम 2 महीने तक यह सभी लोग आराम से अपनी रोज की जरूरतों को पूरा कर सकते थे। असल में कुछ दिन पहले अमन ने देखा कि यह बोट बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है और दिखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं लग रही हैं। इसलिए अमन ने इस बोट को समुद्र के किनारे ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि इस बार अमन ने सोचा कि वह अपनी इस बोट को अभिनव और बाकी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए ही दे दे, क्योंकि समुद्र के किनारे पर खड़ी खड़ी यह बोट और ज्यादा कबाड़ बनती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी डिजाइनिंग टीम सिंगल हनवेल शिप में खूब एंजॉय कर रही थी। उनके एंजॉयमेंट का लेवल इतना ज्यादा हाई था कि उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा था। इन लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये लोग दुनिया की सबसे लग्जरी और लार्जेस्ट प्राइवेट यट पर इतना एंजॉय करेंगे। तभी डिजाइनिंग टीम के एक मेंबर ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अनन्या से कहा, यह सच में सिंगल हनवेल है। अनन्या मैम, मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग हनवेल पर बैठे हुए हैं। तभी दूसरे ने कहा, इस तरह की वर्ल्ड क्लास याच सच में बहुत ज्यादा यूनिक है। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में ऐसा भी मौका मिलेगा जब मैं पर्सनली इस एक्सपीरियंस को फील करूंगा। तभी एक फीमेल डिजाइनर ने कहा, मैंने सुना है कि स्टीव ने यट की कीमत बिलियन रुपए से भी ज्यादा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस यट को खरीदने वाला वह मिस्टीरियस मैन कोई और नहीं बल्कि हमारे चेयरमैन रिहान होंगे। क्या तुम में से कोई जानता है कि रिहान का बैकग्राउंड क्या है? मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं। यह जानने के लिए इस फीमेल डिजाइनर की बात सुनकर अनन्या ने उसे थोड़ा सा डांटने के लहजे में पर समझाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो? तुम क्या बात कर रही हो? तुम सच में रिहान के बैकग्राउंड के बारे में और उनकी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहती हो? मुझे लगता है कि तुम्हें बोलने से पहले थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। अनन्या की बात सुनकर उस फीमेल डिजाइनर ने कहा, जी अनन्या मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस वक्त अनन्या के डांटने से वह फीमेल डिजाइनर थोड़ी सी नाराज हो गई थी, पर उसे नहीं पता था कि अनन्या ने उसे उसके भले के लिए ही कहा था। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अमीर लोग थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी के बारे में या उनके बैकग्राउंड के बारे में दूसरों को पता चले या कोई पता करने की कोशिश भी करे। अनन्या जानती थी कि अगर कोई बिना वजह
अमीर लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वे लोग उनकी जान लेने से पहले एक सेकंड भी ना सोचे। इस तरह की बहुत सी घटनाएं पहले भी हो चुकी थी और इस वक्त अगर यह फीमेल डिजाइनर जरूरत से ज्यादा क्यूरियस हो रही है तो इसका साफ साफ मतलब है कि यह खुद की मौत को दावत दे रही है। हालांकि अनन्या खुद अभी तक रेहान को समझ नहीं पाई थी। रेहान को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह इस टाइप का इंसान होगा जो सिर्फ इस वजह से किसी की जान ले लेगा, क्योंकि जितना उसने देखा था रेहान सबके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली था और सबसे पूरी इज्जत के साथ और मान सम्मान के साथ ही बात करता था। हो सकता है अगर जिंदगी में आगे कभी गलती से बिना किसी इंटेंशन के अनन्या रेहान के लिए कोई परेशानी खड़ी कर भी देती है तो उसे नहीं लगता कि रेहान इस बात को दिल पर लेगा या फिर बदला लेने जैसी किसी भी भावना के साथ इस बात को और ज्यादा खींचेगा। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद रेहान ने अपनी शिप से उतरक उन सभी लोगों को ग्रीट किया और इसके बाद कहा, अपनी टीम मेंबर के साथ तुम सभी लोग शिप पर बने हुए रेस्टोरेंट में आ जाओ और लंच कर लो। मैं जानता हूं कि वैसे तो ये लंच टाइम नहीं है और लंच करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई है, पर अच्छा होगा अगर तुम सब लोग कुछ खा लो और इतनी देर में बोट को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस पूरी ट्रिप पर अमन और जुनैद अपने साथ बहुत सारे सर्वेंट लेकर आए थे सुबह का 9, खास करके अमन, क्योंकि वह किसी भी हाल में अपने पेट को कोई भी कष्ट नहीं दे सकता था और ना ही अपनी भूख के मामले में कोई लापरवाही कर सकता था। अमन अपने साथ 5 स्टार होटल ताजमहल के टॉप शेफ लेकर आया था। सिंगल हन वेल शिप पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, खास करके एक रसोई जहां खाना बनाया जा सके, और यह रसोई भी ऐसी वैसी नहीं थी बल्कि किसी 5 स्टार होटल की रसोई से भी अच्छी ही थी। अमन अपने साथ जो शेफ लेकर आया था वह यहां पर अपनी सारी खासियत दिखा देना चाहते थे और इसलिए उन लोगों ने बहुत अच्छा और डिलीशियस खाना तैयार किया था। रेहान जानता था कि अनन्या और उसकी पूरी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए रेहान ने पहले ही शेफ से कह दिया था कि वह लोग थोड़ा सा ज्यादा खाना बनाएं। जब अनन्या अपने साथ बाकी सब लोगों को शिप पर बने रेस्टोरेंट में लेकर आई तो वहां आते ही सब लोग एकदम हैरान रह गए। उन लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ पर उन लोगों को इतना डिलीशियस खाना देखने को मिलेगा और जिस हिसाब से टेबल पर खाना सजाया हुआ था उसे देखकर इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा हो। इतना सब कुछ देख और लगभग सभी डिजाइनर्स की आंखें बाहर आ गई थी और उनमें से एक ने कहा, डैम, क्या मैं किसी इंपीरियल पैलेस पर आया हूं। उसकी बात सुनकर दूसरा जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसने कहा, मुझे सच में अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, यह सब कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ आकर मैं इंडिया का बेस्ट खाना खा पाऊंगा और यहाँ पर तो ऑल स्टेट के बेस्ट वैरायटी अवेलेबल है। तभी उसके बगल में खड़ी हुई एक फीमेल डिजाइनर ने कहा, क्या यह सारा खाना हमारे लिए बनाया गया है? क्या यह सब कुछ हम लोगों के लिए स्पेशल तौर पर किया जा रहा है? इस वक्त अनन्या भी रेहान को बिल्कुल हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। अनन्या अपने मन में सोच रही थी कि यह पूरा ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लग्जरी है। अनन्या विश्वास नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने रेहान से पूछ ही लिया, रेहान, क्या यह सब कुछ हमारे लिए है? अनन्या की बात सुनकर रेहान ने सबसे पहले उन सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने के लिए कहा और उसके बाद बहुत ही आराम से रेहान ने कहा, हाँ, यह सब कुछ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप लोग आराम से अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी काम शुरू करने में बहुत टाइम है, इसीलिए आप लोग आराम से खाना खाएं। 5 स्टार होटल ताजमहल से इस आइलैंड तक आने में इन लोगों को सिर्फ 10 मिनट ही लगे होंगे। जिस हिसाब से रेहान सिंगल हनवेल यट को चला रहा था, हालांकि अगर अभिनव की बोट की बात की जाए तो वे लोग उनके साथ चल रहे थे, पर फिर भी रेहान की यट की बराबरी नहीं कर सकते थे। अगर 2 बोट एक साथ ट्रेवल करती है तो ताजमहल से रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड तक पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगते हैं। इसीलिए रेहान ने अनन्या और बाकी सबको कहा कि उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक अभिनव अपने बाकी साथियों के साथ यहां तक पहुंचेगा तब तक वे लोग आराम से अपना खाना खा लेंगे। अनन्या अपने साथ जो खाना लेकर आई थी वह काफी था उसके और उसके बाकी साथियों के लिए, पर इतना स्वादिष्ट खाना देखकर लगभग सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और कुछ लोगों की आंखों से तो आंसू भी गिरने लगे। उन लोगों ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उनका बॉस उनके लिए यह सब कुछ करेगा। इस वक्त डिजाइनिंग टीम के बहुत सारे लोग अपने उन पुराने दिनों को याद कर रहे थे जब वह लोग अपने एक पुराने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उस दौरान उन लोगों को हर वक्त सिर्फ नूडल्स खाना पड़ता था।
और उनके बॉस को उनका कोई ख्याल नहीं होता था। तभी उनमें से एक ने कहा, अभी हम जो खा रहे हैं उसे खाना कहते हैं? था मना था कि उसे जो उस बिल्डर ने हमें खिलाया था। इस वक्त उन सब लोगों के सामने साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया का बेस्ट खाना रखा हुआ था। चूंकि अनन्या साउथ इंडिया से थी और बहुत सालों से बाहर रह रही थी, इस वजह से उसने बहुत टाइम से अपने स्टेट का, अपने घर का खाना नहीं खाया था। पर जैसे ही उसे मेन्यू में इडली और डोसा दिखा तो उसकी भी आंखों में हल्के आंसू आ गए, जिसे इस बार अनन्या ने भी छुपाने की कोशिश नहीं की। तभी उसी की डिजाइनिंग टीम के एक आदमी ने कहा, मैं अब और ज्यादा अमेरिका में नहीं रहना चाहता हूं, मैं अभी के अभी इंडिया शिफ्ट हो रहा हूं, मैं यहां का खाना, यहां का कल्चर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूं। तभी उसके बगल में बैठे हुए डिजाइनर ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इंडिया से प्यार हो गया है, इन विदेशियों के लिए जिनमें ज्यादातर एनआरआई थे। इतने टाइम बाद अपने देश का खाना खाकर इन सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इनमें से ज्यादातर को लग रहा था जैसे उन्होंने आज पहली बार पेट भरकर खाना खाया है। रेहान अपनी सिंगल हनवेल में अनन्या और बाकी डिजाइनिंग टीम को लेकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डॉक पर पहुंच चुका था और वहां पर उसने उन सभी लोगों के लिए 5 स्टार होटल के बेस्ट शेफ से खाना भी बनवाया था अपने लिए। इतना सब कुछ होता देखकर पूरी डिजाइनिंग टीम रेहान के लिए दिल से बहुत सम्मान कर रही थी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे रेहान के लिए काम करके वे लोग सच में बहुत खुशनसीब हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी डिजाइनिंग टीम इंडिया का फेमस खाना खाना चाहती थी, जिसे रेहान ने उन सब के सामने एक झटके में पेश कर दिया था। इतना डिलीशियस फूड खाकर उन सब के चेहरे खुशी से खिल उठे थे और दिल बहुत ज्यादा भर गया था। उन सबको ऐसे खाता हुआ देखकर रेहान को भी कहीं ना कहीं काफी खुशी हो रही थी कि उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए उनकी पसंद का कुछ किया। तभी अमन ने रेहान से कहा, आपको नहीं लगता कि यह फॉरेनर्स इतनी जल्दी बड़े नहीं हो सकते? यह लोग अभी भी बच्चों की तरह खुश होकर खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि पास्ट में इन लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया गया है। अमन की बात सुनकर रेहान ने बस मुस्कुरा दिया और फिर सभी लोग आइलैंड के पर पहुंच गए। शाम के 4 बजे बज चुके थे और इस वक्त भी आइलैंड पर काफी रोशनी थी। पिछली बार रेहान और बाकी सब लोग जब आए थे तो उन लोगों ने रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को रात के वक्त देखा था, जो अलग दिख रहा था। पर अब दिन का उजाला था और चारों तरफ रोशनी थी। इस वक्त रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड काफी अलग लग रहा था। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ यह आइलैंड, जिसके चारों तरफ घने और सुंदर पहाड़ थे, यह नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। इतना खूबसूरत नजारा देखकर अचानक ही अनन्या के मुंह से निकल गया, सो ब्यूटीफुल प्लेस। अनन्या को जिस तरह से फोटो में इस आइलैंड के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, यह आइलैंड असल में उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इस आइलैंड पर से आने के बाद ही अनन्या इस आइलैंड की खूबसूरती को और इसकी कीमत को महसूस कर पा रही थी। इस तरह का खूबसूरत, ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरनमेंट शायद ही कोई शब्दों में बयान कर पाए। अनन्या ने खुश होते हुए रेहान से कहा, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूं, मैं अब भी जाकर पूरा आइलैंड देखना चाहती हूं। अनन्या की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह जगह बहुत ज्यादा सुंदर है तो फिर तुम यहां पर वेकेशन पर आ सकती हो। जब यह आइलैंड पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा उस वक्त तुम सब लोग यहां आ सकते हो। और कैसा रहेगा अगर आप सभी लोगों को यहां पर फ्री में रहने दिया जाए। रेहान की बात सुनकर अनन्या बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने रेहान से वादा करते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया रेहान, आशा करती हूं कि मैं इस आइलैंड के लिए एक परफेक्ट डिजाइन प्लान करूंगी। अनन्या की बात सुनकर रेहान अपने मन में सोचने लगा, यह फॉरेनर लड़कियां सच में इतनी ज्यादा स्मार्ट होती हैं? क्या इतनी सी उम्र में यह लोग कितना कुछ अचीव कर लेते हैं? यह सारी बातें सोचकर रेहान ने जल्दी से अपना गला साफ करने की एक्टिंग की और उसके बाद अनन्या से कहा, ठीक है, अब मैं सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूं। इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर कहीं भी कोई भी पोर्ट नहीं था, सिर्फ दोनों तरफ बीच थे। इस वजह से उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन लोगों को अपने शिप को खाड़ी में ही पार्क करना पड़ा और सामान और लोगों को लाने ले जाने के लिए छोटी बोट इस्तेमाल करनी पड़ी। तभी कुछ सोचकर अनन्या ने रेहान से कहा, सर्वे को शुरू करने से पहले हम लोगों को 3D लेजर स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। हम उसे ड्रोन पर इंजेक्ट करेंगे ताकि इस पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का नडी मॉडल ड्रॉ कर पाए। अनन्या अपने साथ जो ड्रोन लेकर आई थी वो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप था और उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए थे जिनके बारे में रेहान को पता नहीं था।
अगर देखा जाए तो उन इक्विपमेंट के प्रोफेशनल नाम अनन्या ने एक बार बोले भी थे, पर रेहान को ठीक से समझ नहीं आया था। अगर छोटे शब्दों में बताया जाए तो स्कैनिंग के थ्रू यह डिजाइनिंग पिन यह पता लगाएगी कि लॉजिकली इस जगह की कंडीशन कैसी है और यहां पर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहता है। यह सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही यह डिजाइनिंग टीम किसी भी तरह का प्लान तैयार कर सकती थी। ड्रोन से इंस्पेक्शन करते हुए रात हो गई थी। इस वक्त रेहान की सिंगल, हनवेल डैडी और अभिनव की शिप वही खाड़ी में ही खड़ी थी और उन दोनों को मिलाकर उसमें इतने कमरे थे कि लोग आराम से रात को वहां पर आराम कर सकते थे। इसीलिए उन लोगों को अपने साथ आइलैंड पर टैंक लाने की और कैंप सेटअप करने की जरूरत नहीं थी। वैसे तो इस आइलैंड का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था, पर इस वक्त की जगह लोगों के रहने के लिए ठीक नहीं थी। यहां पर इतने ज्यादा मच्छर थे कि लोग शायद इनकी वजह से यहां एक मिनट भी ना रह पाते। वहीं दूसरी तरफ जब अनन्या और उसकी डिजाइनिंग टीम को पता चला कि वो लोग शिप में ही आराम कर सकते हैं, तो यह लोग भी बहुत ज्यादा हैरान थे। यह सभी लोग ऑनरडिनरी लोग थे और इनका रेहान की तरह उसकी लग्जरी वर्ल्ड क्लास यट पर रहना सच में बहुत बड़ी बात थी और इस तरह का ट्रीटमेंट उन लोगों को पहले कभी नहीं मिला था। यह सब कुछ देखकर अनन्या ने बहुत ही सम्मान के साथ रेहान से कहा, रेहान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू कहूं। आप जो हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं यह सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अनन्या और बाकी सब लोग जानते थे कि अगर रेहान पर्सनली उन लोगों को अपने साथ यहां नहीं लेकर आता तो शायद उन लोगों को यहां पे पर एक सिंपल बोट में आना पड़ता और वो लोग कभी भी इतना कंफर्टेबल तरीके से काम नहीं कर पाते और शायद उन लोगों को आइलैंड पे ही टैंक सेटअप करके वहीं पर सोना पड़ता और इसी तरह से वहां के गर्मी के मौसम में रहना पड़ता। पर अब स्कैनिंग और मैपिंग का काम पूरा करने के बाद अनन्या और बाकी सब लोग आराम से कंफर्टेबल शॉवर ले सकते हैं और साथ ही साथ रेहान की सिंगल हनवेल में जो लग्जरी ट्रीटमेंट था उसका मजा ले सकते हैं, जैसे स्पा, हॉट स्प्रिंग वगैरह। इन सब के बाद वे लोग बेस्ट शेफ के हाथ से बना हुआ इंडियन फूड खा पाएंगे और साथ ही साथ बेहद कोमल और आरामदायक गद पर भी सो पाएंगे, जहां एयर कंडीशनर की फैसिलिटी भी थी। अनन्या और बाकी पूरी डिजाइनिंग टीम के लिए यह सब कुछ बिल्कुल अनइमेजिनेबल एंजॉयमेंट था। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग यहां पर काम करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि यहां वेकेशन पे आए हुए हैं। रेहान ने जब देखा कि अनन्या बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो उसने हंसते हुए अनन्या से कहा, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग मेरे लिए काम कर रहे हो और मैं अपने सभी एम्प्लॉयज का इसी तरह ख्याल रखता हूं। यही एक चीज है जिसे करके मैं आप लोगों के काम को थोड़ा आसान बना सकता हूं। रेहान की बात सुनकर वही खड़े एक डिजाइनर ने रेहान से कहा, आप सही कह रहे हैं रेहान, आपका दिया हुआ ट्रीटमेंट सच में हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सच कहूं तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। इन लोगों की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अगर आप लोग सच में मेरा आभार जताना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बेस्ट डिजाइन प्लान बना के दीजिए और जो डिजाइन प्लान आप मुझे तैयार करके देंगे वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होना चाहिए और सबसे सुंदर होना चाहिए। रेहान की बात सुनकर अनन्या ने तुरंत अपनी गर्दन हमें हिलाई और पूरे विश्वास के साथ बोली, आप चिंता मत कीजिए रेहान, आप जैसा चाहते हैं वैसा टैलेंट मेरी टीम में है और मुझे इन सब पर पूरा विश्वास है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ अनन्या बोल रही थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे सच में अनन्या के पास वह काबिलियत है। इसे देखकर रेहान भी एक बार के लिए दंग रह गया था। अनन्या की बात सुनकर रेहान ने उन सभी लोगों से कहा, ठीक है, आप लोगों के काम को और परफॉर्मेंस को मैं टाइम टू टाइम देखता रहूंगा। फिलहाल के लिए आप सभी लोगों को रेस्ट करना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर रेहान वहां से जाने लगा। रेहान को जाता हुआ देखकर अनन्या के दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी। अनन्या अक्सर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, इसलिए उसने कभी भी डेट करने के बारे में या लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचा था और फिर वह कभी किसी ऐसे लड़के से मिली भी नहीं थी जो उसके दिल को चुरा सके। पर अभी अभी रेहान के सामने अनन्या को अचानक से एहसास हुआ कि उसे रेहान के सामने थोड़ी सी शर्म आ रही थी। यह बात तो तय थी कि अनन्या के दिल में रेहान के लिए काफी अच्छा इंप्रेशन बन गया था और अनन्या कहीं ना कहीं खुद से उम्मीद कर रही थी कि वह बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रेहान की नजरों में खुद के लिए बना सके और साथ ही साथ रेहान भी उसके लिए ऐसा ही सोचे। एक इतना बड़ा आदमी जो बहुत ज्यादा अमीर है
और बहुत कम उम्र में उसने इतनी सक्सेस पा ली है। वह इंसान लोगों से बहुत ही पोलाइट होकर बात करता है और सभी का ख्याल रखता है। ऐसे इंसान के लिए एक अच्छा इंप्रेशन ना बनाना शायद ऑन ए के लिए बहुत मुश्किल था। पर जैसे ही अनन्या ने रेहान के बगल में खड़ी हुई मैगी को देखा तो उसके दिमाग को एक झटका लगा, क्योंकि मैगी की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था और शायद ही कोई ऐसा हो जिसके साथ अनन्या मैगी को कंपेयर कर सके। हालांकि अनन्या को खुद की खूबसूरती पर भी बहुत कॉन्फिडेंस था, पर फिर भी उसमें और मैगी में बहुत ज्यादा अंतर था। अपने कमरे में जाने के बाद अनन्या मीर के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को बहुत ही ध्यान से मीर के सामने निहारने लगी। वह कभी लेफ्ट देखती तो कभी राइट। कुछ देर इसी तरह देखने के बाद उसने खुद पर गुस्सा करते हुए कहा कि वह कहीं से भी मैगी की बराबरी नहीं कर सकती है और पूरी तरह से बेकार है। इस वक्त अनन्या कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मुंह फुला हुए खुद पर ही एक बार गुस्सा किया और जाकर बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह अनन्या की टीम जल्दी उठ गई और एक जगह इकट्ठे होकर कुछ डिस्कस करने लगी। वही रेहान भी जल्दी जग गया था और उसने जब ध्यान से उन लोगों की बात सुनी तब उसे पता चला कि ये सभी लोग रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड का नडी स्कैनिंग मैप पे रूट एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। वही अनन्या पुट्टासी अपनी टीम मेंबर के साथ बात करते हुए स्क्रीन पर पेन से कुछ लिखती हुई बोली, हम लोग शाम तक रूट के अकॉर्डिंग झील के किनारे पहुंचेंगे और रात में कैंप सेटअप करके यही रुकेंगे। अनन्या अपनी बात आगे जारी रख पाती उससे पहले ही उसके एक असिस्टेंट ने कहा, अनन्या मैम, मुझे लगता है कि हमारी चलने की स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइलैंड पे जो जंगल है वह बहुत ज्यादा घना है और मुझे लगता है कि यह हमारी चलने की स्पीड को अफेक्ट करेगा और हम लोग शायद टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अपने असिस्टेंट की बात सुनने के बाद अनन्या कुछ सोचने लगी और बोली, अरे हाँ यार, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही है। वैसे तो रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था जितना अमजन रेन फॉरेस्ट है, पर शायद उससे कम भी नहीं था। अगर शिप पे किनारे से ही जंगलों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो साफ पता चल रहा था कि वह जगह बहुत ज्यादा ऊंची नीची थी और अगर वहां पर रोड नहीं हुआ तो वहां पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी अनन्या ने अपनी टीम से थोड़ा परेशान होते हुए कहा, जिस झील की मैं बात कर रही हूं वह हमारे एक्सप्लोरेशन की में लोकेशन है। अगर हम लोग आज वहां नहीं पहुंचे तो हमारा शेड्यूल काफी लेट हो जाएगा। तभी अचानक से रेहान पीछे से आया और उन लोगों को बीच में ही टोक हुए बोला, क्या हम लोग प्लेन लेकर वहां पर डायरेक्ट जा सकते हैं? अचानक से आई हुई आवाज सुनकर अनन्या और बाकी सब लोग सरप्राइज होकर पीछे की तरफ मुड़े और हैरान होकर बोले, उड़कर वहां जाएंगे। इनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रेहान इतनी जल्दी जाग जाएगा, इसलिए यह सब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग रिएक्शन दे रहे थे। रेहान अपने सभी एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखता था, इसलिए उसने अनन्या और बाकी सब की चिंता करते हुए उन सबको भी टैंक में या फिर कैंप लगाकर सोने के बजाय अपने उस सिंगल हॉर्न वेल यट पर ही रात को सोने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ अनन्या और बाकी सब ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वे लोग दुनिया के सबसे लग्जरी और सबसे बड़े यट पे रहेंगे और इस तरह से अपना काम करेंगे। इन सबको लग रहा था जैसे वह लोग यहाँ पर काम करने नहीं बल्कि वेकेशन मनाने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ दोपहर में रेहान का सभी का इतना ख्याल करना और उन्हें लग्जरी खाना खिलाना और साथ में रात को अपनी यट पर सोने देना कहीं ना कहीं अनन्या के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर रहा था। अनन्या बहुत ज्यादा रेहान से इंप्रेस हो गई थी और कहीं ना कहीं सोचने लगी कि उसे हर हाल में रेहान को इंप्रेस करना है। रेहान का इतना अच्छा व्यवहार देखकर अनन्या रेहान को डेट करने के बारे में सोचने लगी। वही अगली सुबह अनन्या और उसकी टीम जल्दी जागकर अपने एक्सप्लोरेशन की आगे की प्लानिंग कर रहे थे। तभी रेहान वहां आ गया और रेहान को इतना जल्दी जगा हुआ देखकर वे सब लोग काफी हैरान रह गए। सब लोग यही सोचकर हैरान हो रहे थे कि रेहान जितना बड़ा आदमी कैसे अपने इमोशंस को और अपनी डेली लाइफ को इतना अच्छे से मैनेज करके इन सभी लोगों का साथ दे रहा है। सुबह के 9 बजे जागना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है और अभी तो सिर्फ सुबह के 5 बजे ही बज रहे थे और रेहान जाग भी गया था। और सबसे बड़ी बात, रेहान ने अभी अभी जो सजेशन दिया था उससे सभी लोग काफी हैरान थे। वे सब सोचने लगे कि अगर वे लोग चलकर वहां नहीं जा सकते तो उड़कर जाएंगे। इतना देखकर ही उन सबको समझ आ गया था कि रेहान सेकंड जनरेशन रिच पर्सनैलिटी है और उसके हर एक एक्शन काफी ज्यादा अनप्रेग्नेंट को सरप्राइज देखकर उनसे कहा, मैंने अभी अभी सुना कि तुम सब लोग बात कर रहे थे कि लेक के पास का जो एरिया है वो की लोकेशन है
और वहां जाने तक की रोड शायद बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो क्या हम लोग वहां चलकर जाने की बजाय प्लेन से नहीं जा सकते हैं? रेहान की बात सुनकर अनन्या ने थोड़ा डाउटफुली कहा, यस रेहान, हम लोग जा सकते हैं, पर हम लोग प्लेन से जाएंगे। कैसे? अनन्या की बात सुनकर रेहान ने अपनी उंगलियां चटका दी। असल में सिंगल हनवेल यट के डेक पर एक सर्कुलर बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसके लिए सभी लोगों ने सोचा कि शायद वहां पर कोई फिक्स कैबी होगा। हालांकि रेहान का सिग्नल मिलते ही सभी लोगों ने सरप्राइज होकर उस तरफ देखा और अचानक से ही वह सकूल बिल्डिंग बिल्कुल एक फूल की तरह अनफोल्ड हो गई और वहां पर एक मीडियम साइज हेलीकॉप्टर पार्क था। जैसे ही सब लोगों ने उस तरफ देखा तो उन सब की आंखें लगभग बाहर आने को थी और सभी लोग हैरानी से कभी रेहान को तो कभी उस हेलीकॉप्टर को देख रहे थे भाई। वे लोग सोचने लगे कि यह सिंगल हनवेल किसी जादुई चिराग से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही यह लोग किसी चीज के बारे में सोचते तुरंत वो चीज इस यट पर इन लोगों को मिल जाती है। कुछ देर तक इसी तरह सरप्राइज रहने के बाद यह सभी लोग वापस अपने होश में आए। तभी रेहान ने मुस्कुराकर उन लोगों से कहा, जिस झील पर तुम लोग जा रहे हो मुझे लगता है वहां पर एक फ्लैट ग्राउंड है, इसलिए हेलीकॉप्टर आराम से वहां पर लैंड हो सकता है। मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर से जाना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, इससे आप लोग आराम से अपना काम कर पाएंगे। रेहान ने रैंडम ऐसे ही कोई सजेशन नहीं दे दिया था, बल्कि उसने कफली मैप को ऑब्जर्व किया था और उसके बाद यह सुझाव दिया था। तभी अनन्या ने बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, रेहान, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे। इसे मुझे लगता है कि अब यह इंस्पेक्शन का काम हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, हो जाएगा। रेहान ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर कहा, असल में आप सब लोग यह इंस्पेक्शन का काम सक्सेसफुली कर ले, यह भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना आप लोगों का मुझे मैप बनाकर देने का काम है। मैं जो कर सकता हूं वह यही है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ ताकि आप लोग अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। फिलहाल इस छोटे से हेलीकॉप्टर में ज्यादा से ज्यादा 6 लोग बैठ सकते थे, जिसमें से एक सीट पायलट की होती थी। ऐसे में सिर्फ 5 लोग ही इस हेलीकॉप्टर से वहां तक जा सकते थे। वही अनन्या की डिजाइनिंग टीम में कुल 12 लोग थे और ऐसे में हेलीकॉप्टर को कम से कम 3 बार वहां जाना होगा ताकि सभी लोग आराम से उस लेक तक पहुंच सके। हालांकि अनन्या और बाकी सब लोगों को कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन करना था, इसलिए उन लोगों के पास बहुत सारा सामान भी था और बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी थे जिन्हें उन लोगों को अपने साथ लेकर जाना था। ऐसे में जब उन सब लोगों ने अपना सारा सामान जो वहां लेकर जाना था उसे अपने साथ ले लिया, तब अभिनव के कंट्रोल में अनन्या और उसका फर्स्ट बैच रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड से उस झील पर गया। जब पहले 2 बैच वहां पर पहुंच गए तो उन लोगों को सबसे पहले वहां पर कैंप सेटअप करना था ताकि जब सब लोग यहां पहुंच जाए तो वह लोग तुरंत अपना काम स्टार्ट कर सके और इंस्पेक्शन के काम में ज्यादा देर ना हो। यह झील आइलैंड के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड थी। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से अनन्या इस जगह को सबसे ज्यादा फोकस कर रही थी। सेंटर के आसपास एक्सप्लोरेशन के लिए अनन्या ने अपनी टीम को भेज दिया, जिससे काम करना उन लोगों के लिए काफी आसान हो गया। 3 राउंड करने के बाद उस हेलीकॉप्टर को अभी भी रोजाना के जरूरत का बहुत सारा सामान वहां पर झील किनारे कैंप के पास लेकर जाना था और यह काम करना जरूरी भी था क्योंकि शायद से लोग 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम के लिए वहां रुकने वाले थे। ऐसे में उन सब लोगों को जो 12 से भी ज्यादा थे उनका रोजाना का जरूरी सामान ऊ तक पहुंचाना जरूरी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त तक अमन और जुनैद भी जाग गए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे